हे दोस्तों, इस न्यू स्टोरी का गाइस रिव्यू जरूर दीजिएगा और बढ़िया लगे तो लाइक भी कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। 1 एक दिन सबको मरना है। क्या ये जिंदा है? कांपती और डरी हुई आवाज में लंबी लंबी सांसें लेते हुए कार में बैठी शालिनी ने अभिनव की तरफ देखकर यह सवाल पूछा था, लेकिन अभिनव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी शालिनी ने अपना कांपता हुआ हाथ कार के हैंडल पर रखा और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती उसने एक बार और अभिनव की तरफ देखा और जवाब की उम्मीद करने लगी, लेकिन अभिनव पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अभिनव ने झटके से शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ। इतना कहकर अभिनव रोड की तरफ देखने लगा। रोड पर खून फैला हुआ था और वो खून एक जवान लड़की का था जो रोड के बीचों बीच दर्द में करा रही थी, पर बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ की उंगलियां अब भी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी अंतिम सांस ले रही हो। उस वक्त अंधेरी रात और सुनसान सड़क में सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट का उजाला नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि अगर अभिनव और शालिनी वहां से चले गए तो उस लड़की को बचाने के लिए फिर कोई नहीं आ पाएगा। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? डरी हुई आवाज में शालिनी ने कहा। शालिनी की आंखों में डर देखकर अभिनव ने कस के शालिनी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराने लगा। अभिनव को मुस्कुराते हुए देख शालिनी उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अभिनव से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अभिनव कहता है, किस बात का डर? अभिनव का सवाल सुनते ही शालिनी ने नजर झुका ली और दबी हुई आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं खुद भी चाहती थी कि वो बहुत पहले ही मर जाए, लेकिन उसको ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। मैंने आज तक कभी किसी को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए नहीं देखा है और ना ही अपने हाथ से ऐसे किसी काम को अंजाम दिया है। चाहे हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। तुम एक अच्छी इंसान हो शालिनी, ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर अभिनव ने शालिनी के माथे पर किस किया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा। शालिनी का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। वो मुड़ मुड़कर पीछे देख रही थी, लेकिन अभिनव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस अंधेरी रात में सड़क पर अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाली वो लड़की पूर्वा अभिनव की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, पर अभिनव की आंखों में ना तो उसके लिए कोई दया थी और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इस्तेमाल की गई चीज को रद्दी की तरह छोड़कर चला गया हो। इतना ही नहीं, उसे अब तक भी चैन नहीं आया था, इसलिए अचानक उसने दोबारा कुछ सोचते हुए गाड़ी को रोका और फिर तुरंत गाड़ी मोड़कर गाड़ी को पूर्वा के ऊपर चढ़ा दिया। हालांकि पूर्वा की सांसें कुछ ही पल की मेहमान थी और उसके शरीर में उस दर्द को झेलने की ताकत भी नहीं रह गई थी, फिर भी उसके मुंह से कराह निकली और उसके शरीर से जब वो गाड़ी गुजरी तो अभिनव और शालिनी दोनों को पूर्वा के दर्द का अच्छी तरह से एहसास हुआ। एक तरफ उन दोनों की कार उस जगह से दूर निकल गई थी तो दूसरी तरफ अपनी अंतिम सांसें लेते हुए पूर्वा सोच रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की बातें सुनकर और डर डर कर जी थी। अब वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे वो एक कॉन्फिडेंट लड़की बन पाए, अपनी शर्तों पर जी पाए। लेकिन उसे क्या पता था कि कॉन्फिडेंट बनने की जगह उसे इस तरह इतनी जल्दी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस वक्त पूर्वा के शरीर की एक एक हड्डी पसली दर्द की चरम सीमा पर थी और हर एक सेकंड का समय भी उसे सालों जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने लिए कभी ऐसी मौत नहीं सोची थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल इस दर्द के साथ उसके दिमाग में घूम रहा था। कुछ समय गुजर गया था, लेकिन अब भी पूर्वा की आंखों की चमक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जीने के लिए लड़ना चाहती है। तभी वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुंह से आवाज निकलने की जगह सिर्फ खून की उल्टी हुई। जब उसने अपना दूसरा हाथ जैसे तैसे उठाकर अपनी छाती के तरफ बढ़ाया तो उसे महसूस हुआ कि अभी उसकी छाती पर मारा हुआ चाकू वही का वही है। अचानक से एक धीमी सायरन की आवाज पूर्वा के कानों में पड़ी और धीरे धीरे लाइट की चमक उसके करीब आई। ये एक एम्बुलेंस थी, जिसमें से कुछ लोग दौड़कर पूर्वा के पास आए और उसे स्ट्रेचर पर रखते हुए कहने लगे, अरे बाप रे, शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं है, तुम्हें लगता है ये बच पाएगी? एक वार्ड बॉय की बात खत्म होते ही दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, लगता तो नहीं है। अपना काम तो सिर्फ इसे एम्बुलेंस में रखना है, उसके बाद इसकी किस्मत जाने या डॉक्टर जाने। इससे पहले कि वो दोनों वार्ड बॉय उसे एम्बुलेंस में डाल पाते तभी एक आवाज उनके कानों में आई, तुम इसे नहीं बचा पाओगे, इसलिए बेकार की मेहनत मत करो। इतना सुनते दोनों वार्ड बॉयज ने पीछे की तरफ देखा। वहां एक लंबी कार खड़ी थी और उस कार का दरवाजा खोलकर गार्ड किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जहां तक उन दोनों वार्ड बॉय को पता था, वो आवाज भी कार के अंदर से ही आई थी। तभी सूट बूट में एक आदमी कार से बाहर निकला और उसने अपने गार्ड को इशारा किया। बॉस का इशारा मिलते ही गार्ड टीचर की तरफ आया और उसने दोनों वार्ड बॉयज की मदद से पूर्वा को उस कार के अंदर रखवा दिया। कुछ दिन बाद मुंबई के आलीशान होटल में एक ग्रैंड वेडिंग रखी गई। सभी मेहमान मौजूद थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक पंडित जी ने कहा, दोनों वर वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की बात खत्म होते ही हॉल का दरवाजा खुला और एक लड़की के हंसने की आवाज आई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पूर्वा थी। उसे वहां मौजूद देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि पूर्वा उस दिन जिस तरह एक्सीडेंट में घायल हुई थी, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन था। इतना ही नहीं, जिस कार से उसका एक्सीडेंट किया गया था वो कार भी जंक यार्ड में भेज दी गई थी।
तभी पूर्वा ने फेरों के लिए खड़े हुए अभिनव और शालिनी की तरफ देखा और फिर अभिनव की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी सांस नहीं ले सकता, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी आज से मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा मान सम्मान सब आज से मेरी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी आए तो उसे भी मैं संभाल लूंगा, और आज से जो कुछ मेरे पास है उन सब पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है। क्या कहते हो अभिनव? शायद 7 फेरों के भी वचन कुछ इसी तरह के होते होंगे, है ना? पर यह सारे वचन तो तुम मेरे साथ पहले ही ले चुके हो, फिर आज उस मंडप में क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। पहले तो पूर्वा का जिंदा होना ही अभिनव के लिए एक झटके से कम नहीं था, फिर वो इस तरह से बात कर रही थी तो अभिनव सोच में पड़ गया कि कहीं वो उसकी और शालिनी की शादी ना तोड़ दे। दूसरी तरफ शालिनी के मन में यह सवाल घूम रहा था कि अगर पूर्वा जिंदा हो सकती है तो उसे किसने बचाया होगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से पूर्वा को उसने अंतिम सांसें लेते देखा था उसके बाद शालिनी को डर था कि कहीं ये पूर्वा का भूत तो नहीं या फिर कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ पूर्वा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो चलते चलते मंडप तक पहुंच गई और उसने हाथ जोड़ते हुए पंडित जी को वहां से जाने के लिए कहा। उस वक्त पूर्वा की आंखों में जो खौफ था उसे देखकर किसी का भी उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था, इसलिए पंडित जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वहां से निकल गए। ये देखते हुए पूर्वा फिर से अपने कदम अभिनव और शालिनी की तरफ बढ़ाती है और उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर अभिनव और शालिनी की तरफ देखने के बाद पूर्वा ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला, फिर अभिनव और शालिनी के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, अभिनव अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, और यह शालिनी ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम दोनों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर अच्छी बात यह है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल का टुकड़ा बना लिया है ना। अब जब हम तीनों के बीच में यह अजीबोगरीब रिश्ता जुड़ा हुआ है तो क्यों ना इस रिश्ते के साथ इस जिंदगी का अंत यहीं कर दे, तीनों एक साथ में। इतना कहते ही पूर्वा ने अपने जैकेट का चैन खोला और उसकी छाती पर लगे हुए बम को देखकर शालिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। शालिनी ने खुद को पूर्वा के ग्रीप से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्वा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही। एक पल के लिए जब शालिनी सारी कोशिशें करके थक गई तब पूर्वा ने अभिनव की तरफ देखा। अभिनव को पूर्वा का ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ एक खेल लग रहा था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तभी पूर्वा ने कहा, तुम्हारी प्रेमिका जो कि कुछ देर में तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, वो तो डर के मारे यहाँ से भागने का सोच रही है, पर तुम्हें शायद मरने का डर नहीं है। क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे? अभिनव ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम्हें जो सोचना है सोच लो पूर्वा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा बस एक भद्दा मजाक है, क्योंकि तुम इस बात को झेल नहीं पाए हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार कर सकता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें कोई भी लड़का प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ल जितनी सुंदर है ना, अंदर से तुम उतनी ही ठंडी हो। तुम्हारे साथ ना तो कोई रोमांटिक बातें कर सकता है और ना ही समय बिता सकता है। अभिनव की बात सुनते ही पूर्वा हंसने लगी, फिर उसने अपनी आंखें बंद करके उस पल को याद किया जब अभिनव और उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी उसे धोखे से अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि आज एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और फिर उसके बाद सीधा गेस्ट हाउस रुकेंगे। लेकिन जब वो सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो अभिनव ने पूर्वा को कार से उतरने के लिए कहा और शालिनी ने पूर्वा की छाती पर खंजर चुभा दिया। देखते ही देखते पूर्वा सड़क पर गिर पड़ी और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी निर्दयता का परिचय देते हुए उसके दर्द से कराह रहे शरीर पर कई बार गाड़ी चढ़ाई। उस वक्त पूर्वा को लग रहा था जैसे वो दोनों मिलकर उसकी इस बेबसी का मजा ले रहे हो, इसलिए पूर्वा उन दोनों को अपनी तरह ही एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी। ये सब सोचकर पूर्वा ने अपनी आंखें खोली और मंडप के नीचे खड़े सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, आप लोग अपनी अपनी जगह पर पीछे हट जाए, मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की किए की सजा आप लोगों को मिले। इतना कहते ही उसने झटके से अपनी जैकेट उतार कर नीचे फेंक दी। अब उसके छाती पर लगा हुआ बम सबको साफ नजर आ रहा था, लेकिन लोगों की परवाह किए बिना पूर्वा ने एक नज़र अभिनव और शालिनी की तरफ देखा और बिना सोचे समझे मुस्कुराते हुए रिमोट का बटन दबा दिया। देखते देखते शादी का मंडप खून के छींटे और शरीर के कटे हुए अंगों से भर गया। उस ब्लास्ट के बाद ये पहचानना भी मुश्किल था कि कौन सा शरीर का हिस्सा किसका है। लोगों की भगदड़ मच गई और कुछ ही पल में वो पूरी जगह शमशान जैसी नजर आने लगी। पूर्वा को बचाने वाला आदमी कौन था? पूर्वा ने अभिनव और शालिनी के साथ साथ खुद की जान क्यों ली? चट्टू एप्टू पिछली जिंदगी में वापस। जब पूर्वा की आंख खुली तो उसे अपने चेहरे पर एक इनफॉर्मल हाथ महसूस हो रहा था। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उन कोमल हाथों का स्पर्श उसे अच्छा भी लग रहा था। हाथ एक 30 से 35 साल की उम्र की दिखने वाली औरत के थे, जो अपने हाथ में गीला तौलिया लेकर पूर्वा का मुंह पूछ रही थी। उस वक्त पूर्वा की बड़ी बड़ी काली आंखें इस तरह सूखी हुई थी जैसे वो अभी अभी रोकर आए हो। उस 35 साल की औरत के अलावा उस कमरे में एक आदमी और एक और औरत थी। अचानक उस आदमी ने कमरे की शांति को भंग करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आप इसका ध्यान रख पाएंगे, इसलिए आप इसे हमारे साथ भेज दीजिए। कमरे की दाहिनी तरफ खड़ी औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था।
उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसकी अच्छी तरह से हिफाजत कर सकती हूँ। इतने सालों से उसकी देखभाल मैं ही करती आई हूँ, आज आप मुझसे ये हक नहीं ले सकते हैं। अगर आप इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं तो वो बीमार क्यों पड़ गई? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अपनी आवाज़ में अकड़ भरते हुए कहा। और इस सवाल के जवाब में वो अधेड़ उम्र की औरत चुप रही, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने किए पर पछता रही थी, या फिर यूँ कहें कि उसे सचमुच अपनी परवरिश पर शक हो रहा था। लेकिन आवाज़ में हिचकिचाहट और पूरी बात सुनने के बाद पूर्वा समझ गई थी कि वो औरत कौन है। पूर्वा ने कहा, माँ, और इतना कहते ही वो चुप हो गई। उसकी आंखों से फिर आंसुओं की बरसात होने लगी। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में उसकी माँ एक गरीब औरत थी और उसके पापा उन्हें तब छोड़कर चले गए थे जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। उसके बाद जमीन जायदाद को हड़पने के लिए उसकी माँ का पीछा किया गया और उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन किस्मत अच्छी होने के कारण बचने के लिए पूर्वा के नाना जी ने उस वक्त अपनी बेटी का भरपूर साथ दिया। जब तक पूर्वा हाई स्कूल नहीं गई तब तक उसकी माँ उसे ऐसे छुपाकर रखती थी जैसे वो कोई खजाने की चाबी हो, लेकिन उस कमरे की बनावट और अपनी माँ के पहनावे को देखकर पूर्वा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। दूसरी तरफ अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही माँ ने तुरंत अपने कदम उसकी तरफ मोड़ लिए और बिस्तर की दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। हालांकि पूर्वा के दिमाग में उस माहौल का मतलब कुछ और ही था, लेकिन उसके माँ की नज़र से देखें तो वो यही सोच रही थी कि हाई स्कूल में कम नंबर आने के कारण उसकी बेटी की तबीयत इतनी खराब नहीं हो सकती। तभी माँ ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, साथ ही उसके आंसू भी पोंछे। रोते हुए पूर्वा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी माँ के इतने करीब है। फिर जब आंखों में पानी लिए उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो एक धुंधलापन उसे नजर आने लगा। धीरे धीरे उस धुंध के छत्ते ही पूर्वा ने फिर से अपनी माँ का चेहरा देखा और उसी दर्द भरी आवाज में अपनी माँ को पुकारते हुए कहा, माँ आप। अपनी बेटी की आंखों से छलकते आंसू और हालत को देखकर माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया है, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है या फिर तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो बताओ। इतना कहने के बाद जब तक उसकी माँ अपनी बात पूरी कर पाती तभी पूर्वा ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया, और गले लगाते ही पूर्वा की नज़र पूरे होशो हवास में कमरे की तरफ पड़ी। कमरा वही था जहां पूर्वा और उसकी माँ ने पूर्वा की जिंदगी के 16 साल काटे थे। इतना ही नहीं, बेड के दाएं तरफ उठने पर पूर्वा को अपना चेहरा आईने में नजर आने लगा। वो खुद को पहले से ज़्यादा जवान महसूस कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी 16 साल की उम्र में नजर आता था। जब पूर्वा की नज़र मिरर से दूर हटाते ही उसकी माँ ने उसे खुद से दूर करते हुए आराम करने के लिए कहा। तभी उसने बेड की दूसरी तरफ बैठे उस आदमी को देखा जो उसे अपने साथ ले जाने की बात कह रहा था। हालांकि इस वक्त पूर्वा उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। तभी उस आदमी ने अपना हाथ पूर्वा की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पूर्वा डर के मारे खुद के हाथ पैर सिकुड़ने लगे। ये देखकर उस आदमी ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, देखो आपकी बेटा अब डरने भी लगी है। बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। उस आदमी का चेहरा जाना पहचान था। तभी पूर्वा ने अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की, फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में डर बना हुआ था। तभी उसने अपनी नज़र घुमाते हुए माँ की तरफ देखा और कहा, माँ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्वा की बात सुनते ही माँ ने उसके गालों में हाथ लगाया और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रही हो? अगर तुम अपने पापा के घर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उन्हें मना कर चुकी हूँ। नंदिनी के मुंह से और इस तरह के शब्द सुनकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी अपनी नज़र उठाकर नंदिनी की तरफ देखता है। दरअसल वह पूर्वा के पापा अनिकेत के कहने पर वहां पूर्वा को अपने साथ ले जाने आया था। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनते ही पूर्वा चौंक उठी और उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं अपनी पिछली जिंदगी में वापस कैसे आ सकती हूँ? इतना कहकर एक बार और पूर्वा ने उस आदमी की तरफ देखा। हालांकि उसे पहले से ही शक था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया था। लेकिन उसके लिए समझ पाना मुश्किल था कि वह यहाँ कैसे है। फिर पूर्वा ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। पूर्वा खुद भी सोच रही थी क्या उसने अपनी माँ से जो कुछ पूछा वो सही था। दूसरी तरफ पूर्वा का यह अजीबोगरीब सवाल सुनकर उसके मम्मी हैरान थी। तभी बिस्तर के दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी ने कहा, मुझे लगता है आपको अपनी बेटी के सवाल का जवाब देना होगा नंदिनी। ये सुनते ही पूर्वा की माँ उसकी तरफ मुड़ी और उन्होंने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, ये कैसा सवाल है बेटा, जब से तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया है तब से तुम इसी तरह बिस्तर पर लेटी हुई हो। कल रात तो तुम्हें बहुत तेज बुखार भी था। पूर्वा का यहाँ होना और उसके पापा के भेजे हुए आदमी का उसके बिस्तर पर बैठना और उसकी माँ के द्वारा इस तरह की बात कहना सब कुछ अलग था। पूर्वा को बस इतना याद था कि आखिरी बार वो मंडप में खड़ी थी और उसने बम ब्लास्ट के लिए बटन दबाया था। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक धुंधले नज़ारे की तरह नजर आ रहा था।
तो क्या ये सचमुच पूर्वा की पिछली जिंदगी थी या फिर पूर्वा कोई सपना देख रही थी? इतने में पूर्वा के पापा के द्वारा भेजा हुआ आदमी जयंत उठ खड़ा हुआ और उसने कहा और उन्होंने कहा, आप जानती हैं मैं ऑर्डर नहीं डाल सकता, इसलिए अपनी बेटी को समझाए। ये कहकर वो कमरे में चक्कर लगाने लगा। फिर अचानक चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट लिए पूर्वा के पास आया और पूर्वा की तरफ फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, मैं तुम्हारा चाचा जयंत हूँ। पहचाना मुझे? बचपन में तुम मुझे जय चाचा कहकर बुलाती थी। मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ, जैसा कि तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक पूर्वा को याद आया कि वो इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। यह झूठी हंसी दरवाजे के बाहर जाते ही बदल जाती थी। पूर्वा को याद था कि बचपन में आदमी ने चाचा बनकर उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए वो अब उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। इस बार भी जब मुस्कुराते हुए जयंत पूर्वा को देख रहा था, तब पूर्वा सिर्फ उसकी हंसी का जवाब गुस्से से दे रही थी। पूर्वा के चेहरे के भाव देखकर जयंत समझ गया था कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बार और अपनी बात को दोहराकर कहा, चलो गुड़िया अब उठो, ज़्यादा जिद ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने हमें बताया था कि वो तुम्हें तुम्हारे मनपसंद कॉलेज में नहीं भेज पाएंगी, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें खुद लेने आना चाहते थे, पर तुम जिद्दी हो और उन्हें जिद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आ गया। लेकिन मैं तुम्हें प्यार से वहाँ ले जाऊंगा और तुम्हारा दाखिला तुम्हारे मनपसंद के कॉलेज में कर दूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तुम्हारे सारे दोस्त वही पढ़ते हैं ना। तुम मेरे पापा के कोई भाई नहीं हो, तुम बस उनके घर में काम करते हो, नौकर हो तुम। ये बात पूर्वा के मन में घूम रही थी और वो सोच रही थी कि जो भी जहर उसके दिमाग में भरा है उसे वो जयंत के सामने उगल दे। लेकिन अपनी माँ की मौजूदगी की वजह से वो चुप रही और उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही पूर्वा की माँ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जयंत उसके जवाब से नाखुश था। उसने पूर्वा से कहा, जिद करना अच्छी बात नहीं है, वो भी तब जब तुम्हारे फायदे की बात हो रही हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर कोई बात नहीं, मेरा काम सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले जाने का है और वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतना कहते ही जयंत ने नंदिनी की तरफ देखा, पर नंदिनी अब भी चुप रही। आपको समझ नहीं आता मैं कितनी बार कहूँ, मैं यहाँ खुश हूँ और मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। अब चले जाइए यहाँ से। क्यों आपको ऐसा लग रहा है मैं आपकी बात मान जाऊंगी? जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो पूर्वा ने एक सांस में अपनी बात रखते हुए अपने हाथों से अपने घुटनों को जकड़ लिया। ये देखकर जयंत ने एक लंबी सांस ली और नंदिनी से कहा, क्या आप भी यही चाहती हैं? क्या आपको इसका उज्जवल भविष्य नहीं चाहिए? फिर आप बोल क्यों नहीं रही? आपको अपनी बेटी को सही सलाह देनी चाहिए। जयंत की बात सुनते ही नंदिनी ने धीरे से अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, चाचा ठीक कह रहे हैं बेटा, अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी, अच्छे कॉलेज में हो पाएगी, तुम अच्छे लोगों के बीच में रहोगी और एक दिन जब तुम वहाँ से लौटोगी तो तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। एक माँ को इसके अलावा और क्या चाहिए? नंदिनी ने यह बात कह तो दी, लेकिन उसकी बातों में उसके भाव साफ छलक रहे थे कि वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा बना रहा। ना तो उसके बाद नंदिनी ने कुछ कहा और ना ही जयंत ने कोई शब्द अपने मुंह से निकाला। वो दोनों चुपचाप पूर्वा की तरफ देख रहे थे, लेकिन पूर्वा को देखकर लग रहा था कि वो किसी की नहीं सुनने वाली, उसने अपना मन बना ही लिया है। तभी जयंत के मन में यह विचार उठने लगा, कोई इंसान ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर के यहाँ रहना क्यों पसंद करेगा? हालांकि नंदिनी का घर छोटा नहीं था, लेकिन जहाँ जयंत उसकी बेटी को ले जाना चाहता था वहाँ के ऐसो आराम के सामने ये कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, पूर्वा तो वहाँ रह चुकी थी, फिर भी उसके दिमाग में ये बेवकूफ़ी भरे ख्याल क्यों आ रहे थे? जयंत यह सब सोच ही रहा था, तभी पूर्वा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जयंत के मन के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे हो और उसे पता चल गया हो कि जयंत के दिमाग में क्या चल रहा है। अचानक से पूर्वा को एक झटका लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सब कुछ भूलकर उसके सामने जो कुछ हो रहा है उसमें ही खो गई थी। तभी पूर्वा की आंखों के सामने वही बम ब्लास्ट घूमने लगा। आखिर यह कैसे संभव था कि एक जगह मौत होने के बाद इंसान अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आए और उसकी पुरानी जिंदगी उसे बदली हुई नजर आए? ये सोचते हुए धीरे धीरे पूर्वा ने अपनी आंखें बंद की और उस सन्नाटे के शोर को समझने की कोशिश करने लगी। पूर्वा अपनी पिछली जिंदगी में वापस कैसे आ गई? यह कोई सपना था या हकीकत? 17 साल पहले की गलती। इससे पहले कि पूर्वा सारे मामले को समझने की कोशिश कर पाती, तब तक उसकी माँ ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और उसे थपकी देते हुए उठाने की कोशिश की। नंदिनी उस वक्त पूर्वा को इस तरह अचानक आंख बंद करते देख डर गई थी। पूर्वा ने फिर से आंख खोली और देखा कि अभी भी उसकी माँ और जयंत वही खड़े थे। पूर्वा इस वक्त खुद से ही नाराज थी, उसके मन में दो अलग अलग चीज़ों को लेकर दुविधा चल रही थी। तभी उसने अपनी माँ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो नंदिनी से कुछ कह पाती, जयंत बीच में बोल पड़ा,
देखो बुढ़िया, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। अपना भविष्य अपने आप मत बिगाड़ो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना सुनते ही पूर्वा ने एक लंबी सांस ली और गुस्से में खुद पर काबू रखने की बजाय बोल देना ही सही समझा। क्या समझते हैं आप अपने आप को? जब एक बार कह दिया ना कि मैं आराम करना चाहती हूँ और यही रहना चाहती हूँ, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरे पापा के नौकर हैं और कुछ नहीं, इसलिए एक नौकर की तरह सभ्य व्यवहार कीजिए। सचमुच मेरे चाचा बनने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा आपकी बेइज्जती ना करूं, तो वो रहा दरवाज़ा और चले जाइए यहाँ से। जयंत को आज तक किसी ने इस तरह के शब्द नहीं कहे थे, हालांकि वो सचमुच घर में एक नौकर ही था। लेकिन एक नौकर की तरह उसे ना तो कभी किसी ने ट्रीट किया और ना ही उसने नौकर की तरह घर का काम किया। वो सिर्फ बाकी के नौकरों को काम बताता था और घर के बच्चों को गेम्स खिलाना ही उसका काम था। पर आज जो बात पूर्वा ने उसे कही थी वो उसके दिल पर चुभ गई, इसलिए अब यहाँ पर एक भी मिनट रुकना उसके लिए मुश्किल था। तभी उसने पूर्वा की माँ की तरफ एक नज़र डाली और सीधा दरवाजे की तरफ चला गया। उसके दरवाजे से बाहर जाते ही पूर्वा ने अपनी माँ को गले लगाया और कसके पकड़ते हुए कहा, माँ तुम यहाँ हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यह आदमी मुझे समझाने क्यों आया? मैं नहीं चाहती कि ऐसे में कोई बाहर वाला आए और मुझे मेरा भविष्य और मेरा वर्तमान बताने की कोशिश करें। मैं सिर्फ अपने परिवार को एक देखना चाहती हूँ। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी बात मानो और पापा को यहाँ आने के लिए कह दो, हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। हमें चमक धमक ऐशो आराम बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे और हम दोनों अलग नहीं होंगे। तुम क्यों इतना डर रही हो बेटा? तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, मैं खुद उनसे बात करूंगी। अब बस शांत हो जाओ और अपना ध्यान रखो। अपनी बेटी को घबराते हुए देख नंदिनी ने अपने दिल की बात कह दी और फिर उसकी पीठ को मलते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। नंदिनी की नज़र से देखे तो आज उसकी बेटी ने जिस तरह से डर के पकड़ा हुआ था वैसा उसने कभी नहीं किया। लेकिन दोबारा इस जिंदगी में वापस आने के बाद पूर्वा के लिए इन सब का अलग ही मतलब था। उसे यह पता था कि पिछली बार जब वो पैदा होने वाली थी उससे पहले का दर्द उसकी माँ के लिए कितना असहनीय रहा होगा, और जब वो पैदा हुई थी उसके बाद भी नंदिनी के ससुराल वालों ने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि नंदिनी ने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया था और उससे दूसरी शादी की थी। लेकिन किसी से प्यार होना गुनाह तो नहीं और यह शादी सबकी रजामंदी से हुई थी। लेकिन कुछ दिन बाद नंदिनी को गोलघर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, नंदिनी के ससुराल वालों ने प्रेगनेंसी के समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और जब पूर्वा 10 साल की थी तब उसे नंदिनी से अलग कर दिया। हालांकि पूर्वा कभी कभी अपनी मां से मिलने आती थी, लेकिन लगातार अपनी सौतेली मां और बहन का व्यवहार देखने के बाद कुछ ही सालों में पूर्वा ने फैसला कर लिया कि वह अपनी मां को छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए आगे की पढ़ाई वह अपने मां के साथ ही रहकर करना चाहती थी। जब से पूर्वा उस घर में गई थी तब से पूर्वा को अपने पापा के घर में अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन के साथ रहना पड़ा, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था। हर रोज उसकी सौतेली माँ कविता उसे ऐसे नज़र से देखती जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की हो और जैसे उसी ने कविता से उसका पति कुछ दिन के लिए दूर किया हो। जब भी घर पर कोई पार्टी होती तब मेहमानों के सामने उसकी सौतेली बहन रूही उसके कपड़ों का और उसके शरीर का मजाक उड़ाती। वैसे तो पूर्वा बचपन से ही बहुत पतली थी, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? अक्सर रूही उससे कहा करती थी, देखो देखो कपड़े लकड़ी पर टंग कर हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इस घर में जाने से पहले पूर्वा को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कोई सौतेली माँ और सौतेली बहन होगी। रही बात पूर्वा के पापा अनिकेत की, वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। शायद 1 या 2 बार ही पूर्वा की मुलाकात उनसे हुई होगी। दूसरी तरफ इतने साल अपनी माँ से दूर रहने के बाद जब पिछली जिंदगी में पूर्वा वापस आई थी तब भी उसे अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिल पाया था। तभी नंदिनी पूर्वा को खुद से दूर करते हुए कहती है, बेटा मैंने कहा ना, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ, तुम तब तक आराम करो। यहाँ अपने घर में अनिकेत उदास बैठा अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था, तभी उसके कानों में आवाज़ आई, पापा आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना, वो बिल्कुल भी मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ, फिर भी आपने उसे बुलाने के लिए जय चाचू को उसके पास भेज दिया। इसका मतलब अब वो यहाँ आने ही वाली है। मैं सच कह रही हूँ आपसे, अगर वो यहाँ आई तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये बात रूही ने अनिकेत से कही थी और वो गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अनिकेत के सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन अनिकेत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पहले ही जयंत ने फ़ोन करके बता दिया था कि कैसे पूर्वा ने उसकी बेइज्जती की और अपने पापा के घर आने से मना कर दिया। दोनों बाप बेटी के बीच में तनाव देखकर कविता भी वहां आ पहुंची। कविता ने अपने हाथ बांधकर दोनों की तरफ गौर से देखा और फिर रूही के बगल में बैठकर उससे कहा, देखो बेटा, इस तरह की जिद करने से कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारी बड़ी बहन है और यह उसका भी घर है, चाहे उसकी माँ और मेरे बीच में कितना ही तनाव क्यों ना हो।
तुम बच्चों के बीच में ये तनाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अनिकेत, मैं तो कहती हूँ तुम्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए। इससे पहले कि कविता अपनी बात को खत्म कर पाती तभी रूही बीच में बोलते हुए कहती है, मॉम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मेरी माँ है ही नहीं और आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। आप जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती हो। अगर उसे यहाँ बुलाना है तो बुलाओ, फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कविता ने रूही की बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी ये तो बताओ। जरूर तुम फार्म हाउस तक पहुंच ही जाओगी और वो भी तुम्हें शायद जयंत या फिर कोई घर का ही ड्राइवर लेकर जाएगा। क्या तुम्हें अकेले बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता है? अभी तो तुम सिर्फ 15 साल की हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा इतना है कि पूछो मत। कविता का मजाक सुनने के बाद रूही वहां पर नहीं रुक सकती थी। वो गुस्से में उठी और उसी तेज चाल से सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। रूही के जाते ही अनिकेत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कविता से कहा, तुमने बेकार में ही उसे रुला दिया। अभी तक तो ये भी पता नहीं था पूर्वा क्या सोच रही है और वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती हैं। जिस तरह से जयंत ने मुझे बताया है, मुझे नहीं लगता मेरे जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। कविता कहती है, गलती मेरी है, इतनी छोटी उम्र में मैंने उसे उसकी माँ से दूर कर दिया। अगर उन दोनों को शायद यहाँ एक साथ बुलाया होता तो ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तुम खुद समझ सकते हो कि वो 10 साल की थी जब यहाँ आए थे, अब वो बड़ी हो गई है। इस उम्र में लड़कियों को गुस्सा भी आता है और जिद कर बैठती है। नाजुक उम्र में चीज़ों को ऐसे ही संभालना पड़ता है। अब वो 10 साल की बच्ची तो है नहीं जिसे तुम आंख दिखाओगे और वह कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगेगी। ऐसे में अगर मैं उसे प्यार दिखाती तो शायद वो उस याद को अपने अंदर रख कर आ जाती। लेकिन उसे पता है कि इस घर में उसे सिर्फ एक अच्छे भविष्य की दुहाई देने के लिए ही बुलाया जाएगा। इतना कहते ही नम आंखों से कविता ने अपने पति की तरफ देखा। तभी अनिकेत ने अपना ध्यान कविता की तरफ देते हुए कहा, 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए तुम्हें खुद को कसूरवार ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कविता, उस समय हमने बहुत सारी गलतियां की थी, मैं भी समय के साथ बहक गया था और कुछ ऐसा हो गया जिससे परिवार में दरार आ गई। लेकिन तुमने उस वक्त बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। पर मेरे परिवार वाले मेरे और नंदिनी के रिश्ते को कभी नहीं मानते। अगर मान जाते तो शायद आज पूरा परिवार साथ में होता और मुझे अपनी बेटी के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ना ही वो मुझे देखकर दूर भागती। खैर कोई नहीं, इंसान समय के साथ साथ सीख जाता है। मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है। तुम सही कह रही हो, मैं वहां जाऊंगा और अपनी बेटी को इस बार प्यार से समझाकर वापस ले आऊंगा। कविता कहती है, अगर तुम सही समझो तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। हो सकता है उसके मन में मुझे लेकर कई सारी दुविधाएं हो। मैं जब वहां आऊंगी तो उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। कविता की बात सुनते ही अनिकेत ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं कविता, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा पाऊंगा। तुम्हारा और नंदिनी का आमना सामना मुझसे नहीं देखा जाएगा। फिर मेरे अंदर एक अलग ग्लानि पैदा हो जाएगी जिसे मैं झेल नहीं पाऊंगा। कविता ने भी हामी भरी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, जैसा तुम समझो, पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। इतना कहकर कविता सोफे से उठी और रूही के कमरे की तरफ जाने लगी। अनिकेत उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त ना चाहकर भी उस 17 साल पुरानी बात को याद करने लगा है। दूसरी तरफ नंदिनी का खाना बन चुका था और पूर्वा किचन की दीवार पर सर टिकाए अपनी माँ को गौर से देख रही थी। उसकी पिछली जिंदगी में उसे पता था कि जब वो बार बार अपनी माँ से अपने पापा के बारे में पूछती थी तो उसकी माँ ने उसे यही बताया था कि पापा काम के लिए बाहर गए हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। तभी अचानक 2 थालियों में खाना परोसकर नंदिनी जैसे ही पलटी तो उसने देखा कि पूर्वा उसे प्यार भरी नज़र से देख रही थी। तभी नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूर्वा से कहा, आज पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बार बार पूछ पूछ कर थक जाऊंगी। बेटा, क्या तू बताएगी तुझे हुआ क्या है? तू बार बार मुझे देखकर यूं मुस्कुरा क्यों रही है? पूर्वा ने हंसकर जवाब दिया, अजीब बात नहीं है माँ, अब एक बेटी अपनी माँ को प्यार भी नहीं कर सकती। ये कौन सा दुनिया का दस्तूर है? अब क्या मुझे तुमसे प्यार करने की वजह बतानी पड़ेगी? नंदिनी कहती है, लगता है कोई नई फिल्म देख कर आए हो, इसलिए फिल्मी बातें कर रही हो। चलो, मैंने आज तुम्हारे लिए कड़ी चावल बनाया है, चुपचाप खा लो। पूर्वा के चेहरे पर और बड़ी मुस्कुराहट आ गई और पूर्वा को कड़ी चावल बहुत पसंद था। एक तरफ नंदिनी अपनी बेटी को उसके पसंद का खाना खिला रही थी तो दूसरी तरफ कविता अपनी बेटी की नाराजगी दूर करने के लिए उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ऐसे तो रूही सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ाहट भरी हुई थी। लेकिन सुंदरता की बात करें तो रूही बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। कविता को जितने कम्प्लीमेंट अपनी जवानी में सुंदरता के लिए मिला करते थे, आज भी उनमें कोई कमी नहीं हुई थी। पर फर्क सिर्फ इतना था कि कविता जब भी कोई बात कहती थी वो बात मिठास में डूबी हुई महसूस होती थी, लेकिन रूही के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द करेले के समान था। क्या पूर्वा अपने पापा के घर आएगी?
क्या रूही अपनी बहन को अपना पाएगी? क्या कविता को सचमुच अपने किए पर पछतावा था या फिर वो कोई दिखावा कर रही थी? एप 4 पिछली जिंदगी का झूठ आज का सच। सुबह का समय था। नंदिनी हमेशा 5 बजे उठ जाती थी लेकिन पूर्वा गहरी नींद में सोई हुई थी। पूरी रात उसने अपने माँ को अपने कमरे में ही सोने के लिए कहा, इसलिए नंदिनी ने भी जिद नहीं की। जब नंदिनी बिस्तर से उठकर गई तभी गहरी नींद में सोई पूर्वा को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जब वो शालिनी और अभिनव के कहने पर उस रोड ट्रिप के लिए निकली थी। पूर्वा के कानों में हंसी की किलकारी और गाने की आवाज़ गूंज रही थी। साथ ही उसे अपने शरीर में उस कार की खिड़की से आने वाली हवा महसूस हो रही थी। तभी अचानक उस हवा को चीरते हुए एक खंजर उसे अपनी छाती पर महसूस हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ सचमुच हो रहा हो। पूर्वा खून में लथपथ बीच सड़क में पड़ी हुई थी। तभी उसके सामने एक लंबी कार आए और सूट बूट पहने एक आदमी ने उसे अपनी कार में उठाकर रखा। जैसे ही पूर्वा को लंबी कार में रखा गया उसके बाद उसे याद था कि वो एक सफ़ेद रंग के कमरे में थी जहां हर दीवारें और बिस्तर हर एक चीज़ सफ़ेद था। यहाँ तक कि फर्श भी सफ़ेद था। पूर्वा ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखों में दर्द होने लगा क्योंकि उस कमरे की लाइट भी सामान्य कमरों से तेज थी। जैसे तैसे पूर्वा उठी और उसने कमरे का दरवाज़ा ढूंढा और उससे जब बाहर निकली तो उसे पता चला कि वो मुंबई शहर के बीचों बीच खड़ी थी। जब पूर्वा ने एक रास्ते पर जाते हुए आदमी को पकड़कर समय पूछा तो उसने बताया कि दोपहर के 12 बजे हैं। लेकिन पूर्वा को अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए उसने पहले चारों तरफ नज़र डाली और फिर दूसरे राहगीर को पकड़कर पूछा, भैया आज क्या डेट है? उस आदमी ने भी अजीब नज़र से पूर्वा की तरफ देखा और कहा, महीना शुरू होता नहीं है, अजीब अजीब पागल दिख जाते हैं। एक तारीख है आज। पूर्वा को याद था जब वो शालिनी के साथ पिकनिक के लिए गई थी। उस दिन 30 दिसंबर था और वो लोग 31 मनाने के लिए ही फार्म हाउस जा रहे थे। इसलिए शालिनी ने लॉन्ग ड्राइव करके फार्म हाउस तक जाने की बात कही थी। जब उस रास्ते में चलने वाले आदमी ने पूर्वा को बताया कि आज 1 तारीख है तब पूर्वा को लगा कि जरूर आज जनवरी 1 होगी और वो दर्द की वजह से कल के पूरे दिन होश में नहीं आ पाई होगी। पर पूर्वा के शरीर में ना तो कोई घाव था ना ही कोई कट। ये भी उसके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। अचानक एक गाड़ी आकर पूर्वा के सामने रुकी और उसमें से उतरकर एक आदमी ने पूर्वा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर घसीट लिया। पूर्वा जब चिल्लाने लगी तो उसे याद आया कि गाड़ी के अंदर एक और आदमी बैठा हुआ था। ये लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उस रात पूर्वा ने कार के अंदर आने के बाद बेहोश होने से पहले देखा था। पर पूर्वा समझ नहीं पा रही थी उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, इसलिए पूर्वा ने चिल्लाना बंद नहीं किया। तभी वो गार्ड जो पूर्वा को पकड़कर अंदर लाया था उसने मुंह पर हाथ लगाते हुए पूर्वा से कहा, एक तो तुम्हारी जान बचाए और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। इतना सुनने के बाद पूर्वा चुप हो गई थी। तभी पूर्वा ने धीमी आवाज में गार्ड से सवाल पूछा, सब कुछ इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? मैं जब बाहर आई तो बहुत सारी चीजें अलग थी और वो कमरा भी बड़ा अजीब था। तुम लोगों ने मुझे ऐसे कमरे में क्यों रखा था? गार्ड ने कहा, अगर नहीं रखते तो तुम मर जाती। वो तो सर का धन्यवाद अदा करो कि उन्होंने तुम पर इतनी बड़ी कृपा की। क्या तुम्हें अपने शरीर में कोई खरोच नजर आ रही है? ये सवाल अपने आप में पूर्वा को चौंका देने वाला था। पूर्वा ने हैरानी भरी नज़र से गार्ड और उसके बॉस की तरफ देखा। तभी गार्ड ने कहा, तुम पिछले 6 महीने से उसी कमरे में थी और जो आदमी तुम्हें उस हालत में सड़क पर छोड़कर गया था वो धूमधाम से अगले हफ्ते शादी कर रहा है। पूर्वा 6 महीने सुनने के बाद हैरान हो गई। जब उसे यकीन नहीं हुआ तो गार्ड ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसे फ़ोन में टाइम दिखा दिया। फ़ोन पर जून 1 लिखा हुआ था। इसके बाद पूर्वा के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो बस अपना सर पकड़कर बैठी रही। ये सारी चीज़ें पूर्वा अपने सपने में देख रही थी। अचानक से एक धमाके की आवाज़ आई और पूर्वा जोर से चिल्लाए। पूर्वा के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही नंदिनी किचन से दौड़कर आई और उसने पूर्वा की पीठ मलते हुए टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पूर्वा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए? ये लो पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लगता है कोई बुरा सपना देख लिया है। पता नहीं क्या हो गया है, कल से तुम डरी डरी नजर आ रही हो। मुझे लगता है हमें पड़ोस वाले पंडित जी के पास जाकर तुम्हारे लिए विभूति मांगनी पड़ेगी। पूर्वा ने लंबी सांस ली और अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद बुरा सपना ही था। और फिर अचानक मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी, इसलिए मुंह से आवाज़ निकल गई होगी। नंदिनी ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र में ये सारी चीज़ें होती रहती है। मैं सब्जी लेने मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ? पूर्वा ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी माँ की बात का जवाब देकर कहा, हाँ हाँ चलना तो है, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ माँ मेरा वेट करना। अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ सब्जी लेने आऊँगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सचमुच मेरी बेटी बड़ी हो गई है।
कल तक तो तुम मार्केट जाने से डरती थी और पता नहीं सब्जी लेने में तुम्हें क्या शर्म आती थी। आज देखो खुद ही सब्जी लेने चलना चाहती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन ज़्यादा समय मत लगाना, फिर उसके बाद सारी ताज़ी सब्जियां बिक जाती हैं। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्वा ने बिस्तर की दाईं तरफ रखी हुई टॉवल उठाई और सीधा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही जैसे ही पूर्वा ने शावर खोला वैसे ही उसे रात की बरसात याद आई जब वो अभिनव के साथ बहुत खुश थी और उस बरसात में वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। उसके बाद काफ़ी देर तक वो दोनों कार के बोनट पर बैठे एक दूसरे की तारीफ करने लगे थे। तब नया नया प्यार था और पूर्वा ने सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर अभिनव उसके साथ ऐसा करने वाला है। लेकिन जैसे ही पूर्वा ने शावर बंद किया वैसे ही वो अपनी इस दुनिया में वापस लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ लम्हे उसे पूरी तरह से याद है और कुछ लम्हों को वो भूल चुकी थी। हालांकि वो अब भी सपने और हकीकत की कशमकश के बीच में जी रही थी, पर यह बात उसे अच्छी तरह से याद थी कि पिछली जिंदगी में उसकी माँ को उसे पैदा करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का व्यवहार भी अच्छी तरह से याद था। लेकिन अभिनव के साथ बिताई हुई जिंदगी के वो कुछ टुकड़े धीरे धीरे अपने दिमाग में इकट्ठा कर रही थी और उस पिक्चर को क्लियर बनाने की कोशिश कर रही थी। इतने में नंदिनी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देते हुए कहा, बेटा कितनी देर तक तुम अंदर रहोगी? मैंने कहा ना, फिर सारी ताज़ी सब्जियां बिक जाती हैं। जल्दी आ जा या फिर मुझे जाने दे। पूर्वा ने अंदर से चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज़ दी और कहा, नहीं माँ रुको, बस 2 मिनट और। लगभग 2 मिनट में पूर्वा बाथरूम से बाहर आ गई। नंदिनी ने गुस्से से पूर्वा की तरफ देखा। पूर्वा ने और अगले 10 मिनट तैयार होने में लगाए और फिर दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अनिकेत भी अपने गार्ड को इशारा करते हुए कार निकालने के लिए कहता है और कार में बैठकर जैसे ही गेट से निकलता है वैसे ही कविता उसे फ्रेंच विंडो से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वो इतने सालों के बाद भी अनिकेत और नंदिनी के बीच में कोई दरार पैदा नहीं कर पाए है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए जगह है। दूसरी तरफ पूर्वा जैसे ही अपनी माँ के साथ मार्केट पहुंची तो उसे मार्केट में कई सारी चीज़ें एक जैसी सी नजर आ रही थी, लेकिन पूर्वा ने इस बात पर कोई सवाल नहीं किया। तभी नंदिनी सब्जी का मोल भाव करने लगी और उसने सब्जी का थैला पूर्वा के हाथ में पकड़ा दिया और पूर्वा ने भी बिना कोई सवाल किए सब्जी का सारा भार उठा लिया। हालांकि नंदिनी के लिए पूर्वा हर एक व्यवहार चौंका देने वाला था, लेकिन नंदिनी इसे पूर्वा के अंदर हो रहे सुधार के रूप में ले रही थी और हर बार मुस्कुराते हुए अपना काम करती जा रही थी। इससे पहले कि नंदिनी अपना काम खत्म कर पाती, तभी एक लंबी कार सब्जी मंडी के बीचों बीच आकर रुकी और कार से उतरकर गार्ड ने नंदिनी के पास जाकर कहा, मैडम सर ने आपको बुलाया है, क्या आप 2 मिनट बात कर पाएंगी? नंदिनी ने हाँ में सर हिलाया और पूर्वा को वहीं रुकने के लिए कहा। तभी वो गार्ड के साथ उस कार के पास चली गई और कार के अंदर बैठकर गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो वहीं खड़ा रहा। पूर्वा को ये कार जानी पहचानी लग रही थी और उस गार्ड की पोशाक भी जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वो अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि उसने इस कार और गार्ड को कहाँ देखा था। कुछ ही देर बाद नंदिनी कार से बाहर उतरी और उसने पूर्वा का हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटा, तुम्हारे पापा ने हम दोनों को नाश्ते के लिए इनवाइट किया है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। पूर्वा ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। दरअसल नंदिनी के लिए भी यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन 17 सालों में नंदिनी उससे पहली बार मिली थी, वो भी इसलिए क्योंकि नंदिनी को लग रहा था कि पूर्वा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है और वो उसे अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाएगी, वरना वो ऐसी गलती कभी नहीं करती। क्योंकि 17 साल पहले उस घर से बाहर निकलते समय नंदिनी ने एक ही कसम खाई थी कि वो ना तो अनिकेत की शक्ल देखेगी और ना ही उस घर में कभी कदम रखेगी। पर बेटी के खातिर नंदिनी को अपनी एक कसम तोड़नी पड़ी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, पूर्वा कार का इंटीरियर देखकर हैरान हो गई। उस कार के अंदर उसके पापा का पहनावा छोड़कर बाकी सब कुछ उसके लिए जाना पहचाना सा था, लेकिन वो अब भी हैरान थी कि इस कार का इंटीरियर उसके सपने वाली कार से मिलता जुलता क्यों है, या फिर वह सपना था या हकीकत। इतना ही नहीं, आखिरी बार जब पूर्वा अपने पापा से मिली थी तब उसके पापा ने उसके सर पर हाथ रखकर यही कहा था कि पढ़ लिख कर तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनना है। और अगर बचपन की बात करें तो नंदिनी के पास अनिकेत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसे अक्सर पूर्वा अपने बचपन में सुना करती थी। उस रिकॉर्डिंग में अनिकेत ने अपनी बेटी का नाम पूर्वा रखा था और उसे पूर्वा नाम से बुलाया था। बस इतनी सी याद उसके बचपन की उसके दिमाग में रह गई थी। लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है, इस बारे में अनुमान लगाना इतना आसान नहीं था। इससे पहले कि कार के अंदर सन्नाटा बना रहता, तभी अनिकेत ने कहा, पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, पहले वहीं जाकर कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तभी बातें भी कर लेंगे। ये सुनते ही पूर्वा ने एक बार और नज़र उठाकर अनिकेत की तरफ देखा। क्या पूर्वा अपने साथ हो रहे एक के बाद एक बदलाव का कारण समझ पाएगी? क्या पूर्वा का पुनर्जन्म हुआ था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।
लाइक जरूर कीजिए। एक 5 बदले का फैसला। कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के पास रुकी और गार्ड ने दोनों दरवाजे खोलकर अनिकेत और नंदिनी के साथ साथ पूर्वा को बाहर आने के लिए कहा। पूर्वा ने रेस्टोरेंट की तरफ देखा और वो अभी सोच रही थी कि उसके पापा उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ नाश्ते में इनवाइट करने के लिए इतनी दूर नहीं आ सकते हैं। जरूर वह पूर्वा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कल जिस तरह जयंत को पूर्वा ने जलील किया था उसके बाद शायद उसके पापा समझ गए होंगे कि अब वह किसी और के कहने पर घर वापस नहीं आने वाली है। ज़्यादा ना सोचते हुए पूर्वा अपने माँ बाप के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। तभी नाश्ता ऑर्डर करने के बाद अनिकेत ने पूर्वा की तरफ देखकर कहा, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें वापस यहाँ आने दिया। पर जब तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो गई तो तब नंदिनी ने ही मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया। हम सब तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हैं और मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश रहोगी और अपने मनपसंद कॉलेज जाकर पढ़ भी सकोगी। कम से कम तुम्हें अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए काबिल तो बनना ही पड़ेगा। सच्चाई तो यही है कि जब से घर छोड़कर नंदिनी यहाँ आई है तब से तुम्हारे अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तुम्हें ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अनिकेत के बाहर काम करने की वजह से पूर्वा को अपने पापा के बारे में ना तो ज़्यादा पता था और ना ही वो ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकती थी, इसलिए उसने सीधा सवाल पूछते हुए कहा, जब माँ आपको छोड़कर आई थी तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? शायद आप रोकते तो वो रुक जाती। पूर्वा की बात सुनते ही नंदिनी ने सर उठाकर पूर्वा की तरफ देखा और कहा, बेटा पुरानी बातों पर विचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हारे पापा को फ़ोन करके तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया था। मैं डर गई थी, तुम पूरे एक दिन से बेहोश पड़ी हुई थी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी कैसे ले जाती, इसलिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और वैसे भी तुम्हारा वही रहना ठीक होगा बेटा, क्योंकि तुम अपने पसंद के कॉलेज जा सकोगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। वो सब कर सकोगी जो तुम्हें करना है। वैसे भी सोचो, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर लो तो मेरे लिए इससे बड़ा सहारा सा क्या हो सकता है। पूर्वा ने अपनी माँ के हाथ में हाथ रखा और कहा, मैं आपको किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकती माँ। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आप कुछ और भी करें। बस मैं चाहती हूँ कि आपके लिए काबिल बन सकूँ, ताकि आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत ना हो। पूर्वा ने ये शब्द कुछ ऐसे कहे थे जैसे वो टॉन्ट मार रही हो। तभी अनिकेत ने पूर्वा की तरफ देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें बहुत नाराज़गी है हम सब से, कविता, मुझसे और रूही से। लेकिन सच बताऊं तो कविता के दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। वो तो खुद तुम्हें लाने के लिए यहाँ आना चाहती थी। फिर छोटी मोटी गलतियाँ तो हर किसी से हो जाती है, शायद कविता से भी हुई होंगी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भी माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने से हम छोटे नहीं होते बल्कि बड़े हो जाते हैं। और जब किसी को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ करना कोई गलत बात नहीं है। मैं इस बात का तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ वहाँ कुछ गलत भी हुआ होगा तो आगे से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रही बात रूही की, वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसके बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें उसे समझाना होगा, तुम्हें उसे याद दिलाना होगा कि दो बहनों के बीच में रिश्ता कैसा होता है। पूर्वा ने अपनी नज़र उठाते हुए गुस्से से अपने पापा की तरफ देखा और कहा, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे समझाने की जगह उन दोनों को समझाना चाहिए, क्योंकि उस घर में मैं अकेली हूँ, वो तो हमेशा से वहाँ रहती आई है और आप जो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ रहेंगे? अगर आपने माँ की तरह मुझे भी छोड़ दिया तो क्या होगा? अनिकेत ने कहा, देखो बेटा, पहले मैं काम के सिलसिले में अक्सर पुणे रहा करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की सारी जमीन जायदाद बेच दी गई है और अब कोई काम नहीं बचा है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर तुम्हें कविता और रूही पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझ पर तो भरोसा कर सकती हो। इतना कहते ही अनिकेत ने सवालिया नज़र से अपनी बेटी की तरफ देखा। हालांकि पूर्वा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप ही खड़ी रही। इतने में वेटर नाश्ता लेकर वहां आ पहुंचा। पूर्वा ने गौर से अपने दिमाग में सारी बातों को फिर से दोहराया और वो सोचने लगी कि उसकी पिछली जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसे सब कुछ पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। उसे इतना याद था कि कविता एक मॉडल होने के नाते लोगों के सामने दिखावा किया करती थी, लेकिन जब भी वो पूर्वा के साथ अकेली होती थी तो उसका व्यवहार कुछ अलग ही रहता था। रही बात रूही की, वो अपने आप में एक चिड़चिड़ी लड़की थी और उसकी चिड़चिड़ाहट का सारा असर पूर्वा पर पड़ता था, और उस घर के नौकर पूर्वा को एक छोड़ी हुई चीज़ की तरह देखते थे। उनके दिलो दिमाग में पूर्वा की कोई इज्जत नहीं थी। पूर्वा जब भी उन्हें नाश्ते या खाने के लिए ऑर्डर दिया करती थी वो उसे नज़रअंदाज कर देते थे। ये सब सोचते हुए जब पूर्वा की नज़र अपनी माँ पर पड़ी तो वो सोचने लगी, भले वो उस घर में अपने लिए ना जाए लेकिन अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए ज़रूर जा सकती है, और उसे जाना भी चाहिए, क्योंकि दूर से रहकर आप कभी दुश्मन को नहीं गिरा सकते हो।
उसके लिए आपको उसके पास जाना बहुत जरूरी है। अगर कविता पहले से अच्छी होती तो वो प्रेगनेंसी के समय उसकी माँ को इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खाने देती। आज नंदिनी अपना खाना पीना और अपना खर्चा खुद ही चला रही थी। जो कुछ भी उसके पास था वो सब उसकी मेहनत का था। उसने एक भी पैसा अनिकेत से नहीं लिया था, ना ही अनिकेत की जायदाद में कभी अपना हक जताने की कोशिश की। वैसे तो नंदिनी एक पढ़ी लिखी औरत थी, वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसकी अच्छाई ने हमेशा उसे रोके रखा। तभी पूर्वा को कुछ कुछ चीज़ें अपनी जिंदगी की जुड़ती हुई नजर आईं। उसे समझ में आया कि वो 17-18 साल की थी जब वो अपने पापा के घर से वापस अपने घर आ गई थी। उसके बाद उसने मुंबई के एक मामूली से कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की थी, जहां उसकी मुलाकात अभिनव और शालिनी से हुई थी। यहाँ से अभिनव के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ था और शालिनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन अभिनव भी उसकी सौतेली माँ जैसा ही निकला। वो मुंह पर तो इतना अच्छा बनता था कि कोई भी लड़की उससे प्यार कर ले, लेकिन अंत में उसने जो पूर्वा के साथ किया था वो सचमुच खतरनाक था। आखिरकार पूर्वा के आंखों के सामने वो बम ब्लास्ट भी साफ नजर आने लगा। तभी अचानक अनिकेत ने पूर्वा की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर लो। पूर्वा ने तुरंत अनिकेत का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर नंदिनी और अनिकेत दोनों हैरान रह गए। साथ ही पूर्वा ने भी अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी मांगी। तीनों ने नाश्ता खत्म किया और उसके बाद अनिकेत ने आखिरी बार पूर्वा से कहा, बेटा सच कहूँ तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त ले जाने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पूर्वा ने एक नज़र नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूर्वा को रोकने के लिए कहना भी चाहती है और जाने भी देना चाहती है। इसलिए पूर्वा ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। हालांकि पूर्वा का ये जवाब नंदिनी के लिए चौंका देने वाला था, लेकिन नंदिनी को पता था कि पूर्वा की भलाई इसी में है, इसलिए उसने पूर्वा को जाने दिया और खुद अपनी सब्जी का थैला उठाकर ऑटो में बैठ गई। वहां से निकलते हुए नंदिनी की आंखों में आंसू थे और पूर्वा की आंखों से भी आंसू छलक आए थे। तभी अनिकेत ने प्यार से पूर्वा को कार में बिठाया और कार घर की तरफ मोड़ ली। जैसे जैसे रास्ते में कार आगे बढ़ती गई वैसे वैसे पूर्वा के सामने अपनी पिछली जिंदगी के सारे पन्ने खुलते गए और वो समझ गई कि आखिरकार उसने क्या किया था। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी अगर वो एक बार अपने शरीर में बम लपेटकर बम ब्लास्ट कर सकती है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए ये हरकत दोबारा भी कर सकती है। ये सब सोचते हुए पूर्वा ने जब सामने नज़र डाली तो देखा कि वो अनिकेत के घर पर पहुंच चुकी थी। गेटकीपर ने गेट खोला और कार गार्डन के सामने रुकी। जैसे ही पूर्वा ने उस गार्डन को देखा तो उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में जब वो स्कूल से घर वापस आ रही थी, तब उसने गार्डन में कदम ही रखा था कि कविता उस पर जोर से चिल्लाई थी, ए लड़की दूर रहो, डॉगी तुम्हें देखकर डर रहा है तो छोटे बच्चे को मत डराओ। पूर्वा ने डर के मारे अपना कदम पीछे ले लिया था और कविता की आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर वो सीधा अंदर चली गई थी। सच कहें तो पूर्वा की पिछली जिंदगी में उसकी हालत इस घर में कुत्ते की जैसी भी नहीं थी। ये सब पूर्वा के दिमाग में चली रहा था। तभी कविता ने कहा, अरे बेटा ऐसे क्या सोच रही हो, बहुत दिनों बाद घर वापस आए हो, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आओ अंदर आओ। अंदर जाते ही पूर्वा घर के एक एक कोने की तरफ नजर डालने लगी। घर वैसा ही था जैसा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। वही बड़ा गेट, बड़ा सा हॉल, एल शेप का सोफा और ओपन किचन। पूर्वा घर का मुआयना कर ही रही थी तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो चौंक उठी। ये देखकर कविता ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम मुझे देखकर डर क्यों रही हो? आओ बैठो, मैंने तुम्हारे पसंदीदा आलू के पराठे बनवाए हैं, खाओगी ना? जैसे ही पूर्वा कोई जवाब देती तभी अनिकेत ने बीच में बोलते हुए कहा, अब तुमने इतने प्यार से बनाए हैं तो क्यों नहीं खाएगी? वैसे तो पूर्वा नाश्ता करके आई है पर मुझे लगता है वो प्यार से देने पर कुछ भी खा सकती है। इतना कहकर अनिकेत हंसते हुए अंदर चला गया। पूर्वा मन ही मन सोचने लगी, क्या आप मुझे जहर देना चाहते हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? हालांकि पूर्वा इस बात को खुलकर नहीं कह सकती थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कविता की तरफ देखा और फिर से बदले के लिए नई शुरुआत करने की कोशिश की। कुछ ही देर में घर का वही नौकर जो कि पूर्वा को हर बार प्रताड़ित करता था, वो जयंत के साथ डाइनिंग टेबल के पास आया और उसने पूर्वा की प्लेट में आलू का पराठा डालते हुए उससे चटनी के लिए पूछा। आज पहली बार था जब घर के नौकरों ने पूर्वा को इज्जत दी थी। पूर्वा ने हाँ में सर हिलाया और गुस्से से जयंत की तरफ देखा। जयंत भी कुर्सी खिसका कर उसी टेबल पर बैठ गया। वैसे तो नौकरों को घर के मालिक के साथ खाना खाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जयंत को सबने सर पर चढ़ाया हुआ था। होना हो इस वक्त पूर्वा को भी यह सारी चीज़ें सहन करनी ही पड़ती। इसलिए पूर्वा ने ग्लास उठाकर एक घूंट पानी के साथ उस गुस्से को घटक लिया और खुद से कहा, ये तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे मैं इस घर की एक एक ईंट को हिलाकर रख दूंगी और इस घर के मालिक और हर एक नौकर से बदला लूंगी। क्या पूर्वा अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी?
क्या इस जिंदगी में पूर्वा की मुलाकात अभिनव और शालिनी से होगी? क्या कविता के अंदर बदलाव आ गया था या फिर वो एक दिखावा कर रही थी? एप 6 मैं नर्वस हूँ। इतना कहते ही कविता ने जयंत की तरफ देखा और उसे कुर्सी से उठने का इशारा किया। जयंत कविता का इशारा पाते ही वहां से उठकर चला गया। तभी पूर्वा ने अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाते हुए खुशी से कविता की तरफ देखा। लेकिन पूर्वा मन ही मन सोच रही थी, एक मॉडल होने के नाते कविता को आज भी लोगों के सामने खुद को दयालु बताना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये पूर्वा अच्छी तरह से जानती थी। उसकी पिछली जिंदगी में कविता ने जो व्यवहार उसके साथ किया था उसकी शुरुआत भी अच्छाई से ही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। एक तरफ कविता प्यारी प्यारी बातें करके पूर्वा को कंफर्ट महसूस करवाना चाह रही थी। दूसरी तरफ पूर्वा के दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी की यादें घूम रही थी। वो फिर से उसी पल को याद करने लगी जब कविता ने उसे गार्डन में आने से मना किया था। दरअसल उस दिन पूर्वा के हाथ में गहरी चोट लगी थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। वो गार्डन में आकर कविता से पूछना चाहती थी कि वो बहते हुए खून को रोकने के लिए क्या करें। लेकिन उससे पहले ही कविता ने उसे दुत्कार दिया। पूर्वा क्या सोच रही हो पूर्वा? कविता ने आवाज लगाई। पूर्वा तुरंत अपने पुराने घाव को भूलकर मुस्कुराते हुए कविता की तरफ देखने लगी। कविता ने कहा, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ बेटा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। अब तक पूर्वा ने खाना खा लिया था। तभी उसने कविता के साथ जाने से पहले अपने बैग की तरफ नजर डाली। कविता ने कहा, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सब काम करने के लिए घर में नौकर है। तुम जैसे कमरे में पहुंचोगी तुम्हारा सामान भी वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही पूर्वा डाइनिंग टेबल से उठी उसने एक बार सीलिंग की तरफ नजर घुमाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। किचन किसी छोटे मोटे घर जैसा नहीं दिखता था। किचन के बिल्कुल बाहर बड़ा सा डाइनिंग हॉल था जहां बीच में चंदलिया लटक रहा था। डाइनिंग टेबल से बाहर जाते ही हॉल में दोनों तरफ एल शेप का सोफा लगा हुआ था और इंडोर प्लांट्स हॉल की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, जगह जगह पर पीली और अलग अलग रंग की लाइट की थी जिनसे हॉल की सुंदरता और भी अच्छी लगती थी। तभी कविता ने हॉल की बीचों बीच बनी हुई सीढ़ियों की तरफ हाथ लंबा करते हुए इशारा करके कहा, आओ बेटा। इससे पहले कि पूर्वा आगे बढ़ती उसकी नज़र अपने पैरों की तरफ गई। दीवारों पर लगी हुई लाइट का रिफ्लेक्शन उस क्रीम कलर की टाइल पर पड़कर एक अलग रंग बना रहा था। कुछ पल के लिए पूर्वा उसे देखती ही रह गई। फिर अचानक पूर्वा की नज़र हॉल के बाहर बनी छोटी सी बालकनी की तरफ गई। उसने देखा कि बालकनी में एक झूला लगा था। झूले में एक उम्रदराज आदमी बैठकर चाय पी रहा था। पूर्वा ने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। कविता को जब यह महसूस हुआ कि पूर्वा बाहर की तरफ देख रही है, तभी उसने ठहर कर कुछ देर पूर्वा को जी भर के बालकनी की तरफ देखने दिया। कुछ ही देर बाद गार्डन की तरफ से दौड़ती हुई रूही भी बालकनी में आ गई और उस उम्रदराज आदमी के सामने बैठ गई। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि ऐसी बॉन्डिंग दादा और पोती के बीच में ही हो सकती थी। एक पल के लिए पूर्वा उस उम्रदराज आदमी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कोई सवाल नहीं किया। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब पिछली जिंदगी में वो इस घर में आई थी तब वो कितनी सीधी सादी थी। उसने रात भर खाना नहीं खाया था और वो सर झुकाकर घर के दरवाजे से अंदर आई थी। उसने हॉल की तरफ एक बार भी नज़र नहीं डाली थी, लेकिन इस बार उसने हर एक कोने को पूरी तरह से जांचना और परखना चाहा और बिल्कुल भी ऐसा जताने की कोशिश नहीं की कि उसे अपनी माँ से अलग होकर कितना दुख हो रहा है। हालांकि दर्द तो अब भी पूर्वा को महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपना दर्द किसी के सामने ना तो दिखाना चाहती थी ना जताना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसे अपने पापा पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं था। इससे पहले कि पूर्वा कविता के साथ आगे बढ़ते हुए एक और कदम उठाती तभी अनिकेत ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें बता रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर बालकनी में कौन बैठा है? वो तुम्हारे दादाजी हैं। इतने में दादा भी बालकनी से बाहर आए और पूर्वा ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया। इसी बीच अनिकेत ने दादाजी को पूर्वा के बारे में बताया। अपनी पिछली जिंदगी में जब पूर्वा इस घर में आई थी तब यहाँ दादाजी नहीं रहते थे और ना ही उसने कभी दादाजी को देखा था। उनके बारे में सिर्फ इतना ही पूर्वा को पता था कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने माँ को बहुत परेशान किया था और उसकी माँ के पीछे गुंडे लगा दिए थे। ये जानने के बाद पूर्वा के नज़रों में उनके लिए इज्जत तो नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने का उसने पूरा ध्यान रखा। दूसरी तरफ दादाजी मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने फूड इंडस्ट्रियलिस्ट माने जाते थे। उनके रेस्टोरेंट देश भर में थे। इतना ही नहीं, एक छोटे स्नैक्स से लेकर के खाने की हर एक चीज़ उनकी फैक्ट्री में बना करती थी, जिन्हें वो छोटे मोटे दुकानदारों को सप्लाई करते थे। काफ़ी देर तक वहां खड़े रहने के बाद जब दादाजी ने पूर्वा के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, तभी पूर्वा ने पलटकर कविता की तरफ देखा और कहा, ठीक है आंटी हम चलें। इतना कहने के बाद पूर्वा ने कविता को सर से लेकर पैर तक देखा। हालांकि अब तक पूर्वा घर की एक एक चीज़ को देखने में व्यस्त थी, इसलिए उसने कविता में हुए बदलाव को देखने की कोशिश नहीं की थी।
दूसरी तरफ जब पूर्वा के मुंह से आंटी शब्द निकला तब सबसे ज्यादा हैरानी अनिकेत को हुई, क्योंकि अनिकेत ने सोचा था कि पूर्वा यहाँ आने के बाद कविता को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेगी और उसे माँ ही कहेगी। हालांकि इस वक्त अनिकेत ने पूर्वा से कुछ नहीं कहा, तभी कविता भी अनिकेत की भावनाओं को समझ गई थी। इसलिए उसने बाप और बेटी के बीच का टेंशन संभालते हुए कहा, पूर्वा अगर तुम चाहो तो मुझे माँ कह सकती हो, वैसे मुझे तुम्हारे आंटी बोलने में कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बोलोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रही बात इस घर की, आज के बाद हमेशा तुम्हें यही रहना है अपनी बहन के साथ। उम्मीद है कि तुम दोनों बहनें लड़ने की जगह एक दूसरे को संभालने की कोशिश करोगी। अपनी बात खत्म करते ही कविता ने अपनी नज़र पीछे की तरफ डाली जहां रूही खड़ी थी। तभी कविता ने इशारा करते हुए 2 सीढ़ी नीचे उतरकर रूही को अपने पास बुलाया और उसे पूर्वा के पास ले जाते हुए कहा, देखो अब तुम्हारी बहन रूही भी बड़ी हो गई है, तुम दोनों के बीच में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए पूर्वा मैं तुम्हें पहले ही कह देना चाहती हूँ, कभी तुम्हारी बहन मस्ती मजाक में तुम्हें कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, और रूही तुम हमेशा अपनी बहन से इज्जत से पेश आना। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम दोनों में से कोई भी शिकायत लेकर हमारे पास आए। कविता की बात खत्म होते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके बीच में तनाव का माहौल साफ नजर आ रहा था। तभी अनिकेत ने अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, आप दोनों ने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, ये अच्छा मैनर्स नहीं है बेटा, तुम दोनों को अपनी माँ की बात सुननी ही होगी। माँ शब्द सुनते ही पूर्वा ने झटके से अपने पापा की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। मेरी माँ मरी नहीं है, जिंदा है, और उनके रहते मैं किसी को माँ नहीं कहने वाली। मन तो कर रहा है चिल्ला चिल्ला कर आपको ये बात कह दूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पल के लिए जब दोनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया, तब अनिकेत के शब्दों का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। माहौल थोड़ा तनाव भरा बन चुका था। तभी रूही ने अपनी माँ का इशारा मिलते ही कहा, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं इनकी गारंटी नहीं ले सकती। वैसे भी यह कोई जवाब नहीं दे रही है, आप ही बताइए ये किस तरह का व्यवहार है। रूही ने आज छोटा मुंह बड़ी बात कर दी थी। उसका कद भले ही पूर्वा जितना ही था, लेकिन उसके चेहरे पर कम उम्र के होने की निशानी नजर आती थी। इतना ही नहीं, उसके सिल्की बाल और अच्छे माहौल में पले बड़े होने के कारण उसके त्वचा का रंग किसी दुकान में सुरक्षित तरीके से रखी हुई डॉल की तरह लगता था। माहौल बिगड़ता हुआ देखकर पूर्वा भी ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे कुछ ना कहने का मतलब आप मेरी बदतमीजी ना समझे। अपनी माँ को छोड़कर यहाँ आने के बाद मुझे सारी चीज़ें अलग लग रही है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं नर्वस हूँ। इससे पहले कि पूर्वा की बातों पर रूही कोई और तंज कसती, कविता ने कहा, चलो काफ़ी बातें हो गई है, बाकी बातें लंच के समय करेंगे। आओ पूर्वा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, नहीं तो दिन भर सब के सब यही खड़े रह जाएंगे, ना कोई बात हो पाएगी और ना काम हो पाएगा। चलो बेटा। इतना कहते ही कविता ने दादाजी की तरफ देखा और कहा, पापा आप सोफे पर बैठ जाए, मैंने मेड को नाश्ता लगाने के लिए कहा है, मैं भी कुछ ही देर में आती हूँ। कविता की बात सुनते ही दादाजी जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गए और कविता सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। पूर्वा ने कविता के पीछे जाने से पहले एक नज़र दादाजी और दूसरी नज़र रूही की तरफ डाली। एक पल में ऐसा लगा जैसे दोनों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से लड़ाई छेड़ दी हो। वैसे भी आगे चलकर दोनों बहनों में मतभेद तो होने ही वाला था, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। पूर्वा का कमरा सीढ़ियों से ऊपर आते ही दाएं तरफ था। दरवाजे की बनावट किसी सुंदर कारीगरी से सजी हुई थी और उसमें छोटी छोटी लाइट लगी हुई थी। जैसे ही कविता ने दरवाजा खोला, पूर्वा अपने कमरे को देखकर हैरान हो गई। उसकी पिछली जिंदगी में जो कमरा उसे दिया गया था वो इतना सुंदर नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक डेलिकेट शैंडलियर लटक रहा था। दीवार पर बड़ा सा पेंटिंग था जिसे देखकर किसी को भी सुकून महसूस हो सकता था, और फ्रेंच विंडो से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। वैसे तो फर्स्ट फ्लोर पर होने के कारण दूर तक नजर नहीं जा सकती थी, लेकिन गार्डन में लगे हुए पेड़ साफ नजर आते थे और उन पे बैठी चिड़िया भी। पूर्वा अंदर जाते ही खिड़की के पास गई और उसने कर्टन हटाकर बाहर देखा। तभी कविता ने कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो, जैसे ही लंच तैयार होगा मैं तुम्हें बुलाने खुद आऊंगी या फिर रूही को भेज दूंगी। सब कुछ अच्छा था ना, घर में कोई कमी थी ना ही पूर्वा की खातिरदारी में, लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया ये समझना पूर्वा के लिए एक दिन में बहुत मुश्किल था। पर वो जानती थी कि इस बदलाव का असर ज़्यादा दिन तक नहीं होने वाला है। कविता ज़्यादा दिन तक उससे फेक बनकर नहीं रह पाएगी और ना ही इस घर में रहने वाले बाकी लोगों से उसकी बन सकती है। ये सब सोचते हुए पूर्वा बिस्तर पर लेट गई और उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला। पूर्वा के पास पुराने स्टाइल का कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था जिससे सिर्फ कॉल और मैसेज ही किया जा सकता था। तभी पूर्वा ने अपनी माँ का नंबर डायल किया और अपने पहुँचने की खबर दी। जब नंदनी को पूर्वा की खातिरदारी और बाकी चीज़ों के बारे में पता चला तो वो खुश हो गई। तभी पूर्वा ने भी अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बड़ी हो गई है,
अगर मेरे साथ यहाँ कुछ भी हुआ तो मैं उसे हैंडल कर लूँगी, वैसे अब तक सब ठीक है और आगे भी ठीक ही होगा। आप अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना। मैं तुरंत चली आऊँगी आपके पास। पूर्वा की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर तक माँ बेटी के बीच में ढेर सारी बातें हुई और फिर पूर्वा ने फ़ोन रखकर आराम करने के बारे में सोचा। क्या कविता का बदलाव सच्चा था? क्या रूही पूर्वा के लिए परेशानी बनेगी? एप 7 दोस्तों से मुलाकात। जब पूर्वा की नींद खुली तो उसने खिड़की से बाहर देखा, कुछ बच्चे सड़क के उस पार गार्डन में खेल रहे थे। पूर्वा अपनी पिछली जिंदगी में इस नज़ारे के लिए तरस गई थी। क्योंकि वो इस कमरे में नहीं रहती थी, उसके कमरे से सिर्फ गाड़ियों का धुआं और गंदी सड़क ही नजर आती थी। कुछ देर तक पूर्वा वहीं बैठी रही है और धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। पूर्वा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर रूही खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी फेक स्माइल थी और उसने अजीब से लहजे में पूर्वा से कहा, खाना तैयार हो गया है, आ जाओ नीचे, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूर्वा को पता था उसकी पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे हर बात पर गाली सुनाना और परेशान किया था। कहीं ना कहीं इस समय भी रूही उसी चीज़ की शुरुआत कर रही थी। जैसे ही पूर्वा ने नीचे टेबल पर बैठे सभी लोगों को देखा तो वो मुस्कुराने लगी। रूही दौड़कर उससे पहले अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन पूर्वा टेबल के पास पहुंचने के बाद अपने पापा की तरफ देखते हुए वहीं खड़ी रही। एक हिसाब से देखा जाए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो पूछना चाहती है उसे कहाँ बैठना चाहिए। तभी पूर्वा को याद आया उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बताइए मैं कहाँ बैठूं? अनिकेत ने मुस्कुराकर पूर्वा की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुमने अपनी बहन के बगल में जाकर बैठना चाहिए, ऐसे तुम दोनों को बात करने का मौका भी मिल जाएगा और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से और बेहतर समझ पाओगी। आगे बढ़ने से पहले पूर्वा ने मन ही मन सोचा, मैं तो यहाँ रहने वाले हर एक इंसान को अच्छी तरह समझती और जानते हूँ, बस समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार आप लोगों के लालच की वजह क्या है। तभी पूर्वा ने एक बार और मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखा और फिर पापा की बात मानकर पूर्वा सीधा रूही के बगल में जाकर बैठ गई। पूर्वा ने सबकी तरफ नज़र घुमाई। अचानक उसकी नज़र अनिकेत के छोटे बेटे अमन पर पड़ी। अनिकेत उस समय पूर्वा की तरफ देख रहा था, इसलिए अनिकेत ने कहा, शायद तुम दोनों मिले नहीं होंगे, ये तुम्हारा भाई है अमन। ये रूही और तुम दोनों से छोटा है, इसलिए इसे तुम्हारी सारी बातें माननी होंगी और तुम लोग इसे कभी डरोगे धमकाओगे नहीं। अभी खाना खाने से पहले तुम तीनों को ये वादा करना है। पूर्वा को अच्छी तरह से याद था कि अमन ने पिछली जिंदगी में उसके साथ क्या किया था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ स्माइल पास कर सकती थी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट का अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रूही ने एक बाउल अपनी तरफ लेते हुए पूर्वा को मजाकिया नज़र से देखकर पूछा, तुमसे पूछना बेकार ही होगा, तुम क्या खाओगे, क्योंकि तुमने ये सब पहले कभी नहीं खाया होगा। इस सवाल की पूर्वा ने उम्मीद की थी और आखिरकार रूही ने पूछ ही लिया। पूर्वा ने भी उसी लहजे में रूही का जवाब देते हुए कहा, ये कैसा मजाक है रूही, तुम कह रही हो कि मैंने चावल दाल और सब्जियां अपनी जिंदगी में आज तक नहीं खाई है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खाती हूँ? हर इंसान यही सब खाता है, इसमें कोई नई और अलग बात नहीं है। पूर्वा का जवाब सुनते ही रूही का मुंह छोटा हो गया। उसे लगा था कि पूर्वा का आज घर में पहला दिन है, वो घबराई हुई होगी। अगर उस पर सीधा वार किया जाए तो वो डर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी कविता ने दोनों बहनों की तरफ देखा और कहा, अच्छा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुराते हो, चलो हमारी दोनों बेटियों के बीच में दोस्ती तो हो गई। कविता के शब्द सुनते ही रूही ने कड़वाहट के साथ बोला, दोस्ती और तुमसे नो वे भिखारी कहीं की। पूर्वा मुस्कुराई और उसने रूही की बात का जवाब देते हुए कहा, जितना काम है उतनी बातें किया करो, वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे दोस्ती करने का। धीरे धीरे सभी लोग खाना खाने लगे और साथ ही पूर्वा के दिमाग में पिछली जिंदगी के कुछ पल घूमने लगे। पिछली बार जब पूर्वा डिनर टेबल पर पहली बार बैठी थी तब सभी नौकरों ने सबकी प्लेट में खाना परोसा था, लेकिन पूर्वा को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया था। इस बार भी परोसने का काम धीरे धीरे चल ही रहा था। अचानक जयंत पीछे से आया और उसने सभी नौकरों को कहा, आज तो मूंग की दाल भी बनी है ना, दो सबको दो मूंग की दाल। जयंत की बात सुनते ही पूर्वा पीछे मुड़ी और उसने जयंत की तरफ देखा। आई थिंक दाल का कटोरा आपके ही सामने रखा है। ये कहीं ना कहीं पूर्वा की तरफ से इशारा था कि जयंत खुद अपने हाथों से खाना परोसे और शायद जयंत के मन में पूर्वा की बात सुनते ही कड़वाहट घर कर गई थी और उसने पूर्वा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। वैसे भी जब वो पूर्वा के घर में उसे बुलाने आया था तब उसने जयंत की बहुत बेइज्जती की थी और पूर्वा के वो शब्द अभी तक जयंत के कानों में घूम रहे थे। डिनर खत्म होते ही सभी लोगों ने एक दूसरे को गुड नाइट किया, लेकिन जयंत का सर पूर्वा के सामने नहीं झुका। पूर्वा ने अनिकेत की तरफ देखते हुए जयंत से कहा, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि चाहे इस घर में मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, लेकिन यह मेरे पापा का घर है।
यानी कि मेरा घर है, इसलिए आप मेरे साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे कि आप मेरे बाकी भाई बहनों के साथ पेश आते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वैसे कितने साल से हैं आप यहाँ पर? अनिकेत को भी पहली बार पूर्वा की बात अटपटी लगी, लेकिन उसने ये समझकर टाल दिया कि शायद अपनी माँ से दूर होने के कारण पूर्वा को जयंत से नाराजगी होगी। लेकिन पूर्वा जयंत का जवाब सुने बिना वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए पूर्वा ने कहा, आपने बताया नहीं। जयंत ने सर झुकाकर जवाब दिया, 5 साल हो गए हैं मैडम। तब तो आपको पता होना चाहिए घरवालों से कैसे बिहेव करना है। खैर कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती ना करें। जैसा व्यवहार आप घर के बाकी लोगों के साथ करते हैं मेरे साथ भी उसी तरह पेश आएं। और हाँ, सोने से पहले मैं दूध पीती हूँ, उम्मीद है आप दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आ जाएंगे। अनिकेत ने इतना सुनने के बाद पूर्वा के कंधे में हाथ रखा। पूर्वा समझ गई थी कि अनिकेत उसे अच्छे बिहेवियर की सलाह देने वाला है। तभी पूर्वा ने अनिकेत की तरफ देखा और कहा, पापा अगर आपको मेरी बातें कड़वी लग रही है तो सॉरी, पर इन्होंने भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आप वहाँ पर नहीं थे इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। अगर आज के बाद इन्होंने मुझसे अच्छे से बात की, मुझे अच्छे से ट्रीट किया, तो मैं कभी इनके साथ ऐसे बात नहीं करूँगी। पूर्वा के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही कविता आगे आए और उसने पूर्वा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, जरूर, जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ना करे तुम्हें भी उससे अच्छा बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा पहले तुम अपने पापा या मुझे इस बारे में बता देना चाहिए था। जब हम यहाँ पर तुम्हारे लिए बात करने को तैयार हैं तो तुम्हें किसी को खुद सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ जयंत, ये घर इसका भी है। अब जाओ बेटा, अपने कमरे में सो जाओ, तुम्हें तुम्हारा दूध मिल जाएगा, ठीक है? कविता की बात सुनने के बाद पूर्वा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भरते हुए कविता की तरफ देखा। वैसे तो पूर्वा को अच्छी तरह से पता था आगे चलकर कविता भी अपना रंग बदलेगी, लेकिन इस वक्त वो इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी कि पूर्वा उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। सबकी बातें सुनने के बाद पूर्वा ने सबको गुड नाइट किया और सीढ़ियों से ऊपर चलने लगी। एक एक सीढ़ियां गिनते हुए पूर्वा के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि पिछली जिंदगी की यादों का होना उसके लिए एक तरह से वरदान है, लेकिन उस वरदान के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो उसे पता नहीं है। इसलिए अगर वो अपनी पिछली जिंदगी की एक्सपीरियंस को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वही ठीक रहेगा। जैसे ही पूर्वा अपने कमरे में पहुंची, कुछ ही देर बाद जयंत दूध का ग्लास लेकर आया और उसने पूर्वा के कहने पर ग्लास टेबल पर रख दिया और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। पूर्वा को लग रहा था कम से कम इस नौकर को तो उसने सबक सिखा ही दिया है। आगे चलकर वो कभी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही पूर्वा उसे कभी चाचा बोलने की कोशिश करेगी। सुबह सुबह सूरज की तेज रोशनी से पूर्वा की आंख खुली और उसने घड़ी में देखा सुबह के 8 बजे बज रहे थे। 10 बजे उसे कॉलेज एडमिशन के लिए निकलना था और आज उसकी पहली क्लास भी होने वाली थी। तभी पूर्वा तुरंत बाथरूम में चली गई और नहा धोकर बाहर निकली। तब तक हॉल में नाश्ता रेडी था। रूही और अमन पहले से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पूर्वा भी जाकर उनके सामने बैठ गई। तभी अमन ने रूही की तरफ देखकर कहा, क्या यह अब हमेशा के लिए इसी घर में रहेगी और ऐसे ही हमारे साथ बैठकर खाएगी? हालांकि पूर्वा ने अमन की आवाज़ सुन ली थी इसलिए वो बोल पड़ी, हाँ मेरे भाई, तुमने सही समझा, मैं इसी घर में रहूंगी और तुम्हारे साथ ही सारी चीज़ें करूंगी, इसलिए मेरी आदत डाल लो, ठीक है? इतना कहते ही पूर्वा ने नाश्ता खत्म किया और वो कॉलेज के लिए बैग उठाकर निकल गई। एडमिशन खत्म होते ही पूर्वा ने क्लासरूम की तरफ अपना कदम बढ़ाया। वो एक एक करके कॉलेज की उस बड़ी सी लेन को देख रही थी। उसे पता था कि उसे कौन सी क्लास में जाना है। हालांकि जब पिछली बार पूर्वा कॉलेज आई थी तब उसे काफ़ी सारे लोगों से अपनी क्लास के बारे में पूछना पड़ा था। जैसे ही पूर्वा क्लास के अंदर पहुंची तो उसने आगे की डेस्क पर बैठना ठीक समझा। धीरे धीरे सभी बच्चे क्लास में आने लगे थे, लेकिन टीचर को आने में अभी भी काफ़ी समय था। पूर्वा ने सभी बच्चों की तरफ नज़र डाली। वो ज़्यादातर लोगों को पहचानती थी। ज़्यादातर लोग वही थे जो उसकी पिछली जिंदगी से जुड़े हुए थे। तभी अचानक पूर्वा के कानों में आवाज़ आई, हाय तुम मेरी डेस्क मेट हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब तुम्हें मुझे जगह देने के लिए थोड़ा सा खिसकना पड़ेगा तभी मैं बैठ पाऊंगी। इस आवाज़ को पूर्वा अच्छी तरह से पहचानती थी। जैसे ही वो लड़की बैठी तभी उसने अपना हाथ पूर्वा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं शालिनी, तुम्हारा नाम? उद्धरण चिन्ह। पूर्वा ने गुस्से से शालिनी की तरफ देखा और उसे अपने पिछली जिंदगी का आखिरी दिन उसके आंखों के सामने घूमता नजर आया। साथ ही वो सड़क उसे याद आने लगी जहां शालिनी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूर्वा को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। तभी पूर्वा ने शालिनी की तरफ हाथ बढ़ाए बिना अपनी डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, पढ़ना आता है? नाम लिखा हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं। शालिनी को पूर्वा का व्यवहार अजीब लगा। वैसे भी पिछली जिंदगी में शालिनी ज्यादा लड़ाकू किस्म की लड़की नहीं थी, वो शांत रहती थी। इसीलिए पूर्वा की उससे दोस्ती हो गई थी और इसी व्यवहार के चलते शालिनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। जैसे ही पूर्वा ने शालिनी की तरफ से मुंह फेरा,
तभी वो सोचने लगी कि कहीं शालिनी का भी उसकी तरह पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है। शायद हुआ होता तो वो पूर्वा के करीब कभी नहीं आती और उसके सामने बैठकर उसके तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बाती। यही सोचकर पूर्वा ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसे अपनी पिछली जिंदगी के कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। कैसे वो शालिनी के साथ घूमती फिरती थी और वो दोनों साथ में सारी चीजें किया करते थे। कहीं ना कहीं अपनी सौतेली माँ सौतेली बहन से चीजें झेलने के बाद पूर्वा के पास शालिनी ही एक ऐसा सहारा थी जो उसे खुश रखती थी। उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर दोनों के बीच में उस आदमी ने जहर घोलना शुरू कर दिया। क्या पूर्वा शालिनी से दोस्ती करेगी? क्या शालिनी का भी पूर्वा की तरह पुनर्जन्म हुआ था कि आगे चलकर पूर्वा की मुलाकात अभिनव से होगी? एपेक पार्टी का राज। क्लास शुरू होने से पहले एक लड़की पूर्वा के पास आई। उसकी आंखों में मोटा चश्मा था और उसने पूर्वा से उसकी जगह मांगी। पूर्वा भी उस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह बदल दी। उसकी इस हरकत से शालिनी ने उसे हैरानी से देखा और सोचा कॉलेज की फर्स्ट बेंच छोड़कर कोई भी पीछे नहीं बैठना चाहता, फिर ये क्यों पीछे बैठने जा रही है? जरूर ये लड़की पागल ही होगी जो यहाँ से छोड़कर वहाँ जा रही है। इससे पहले कि शालिनी अपने मन में और ख्याल बुन पाती, पूर्वा ने 2 कदम पीछे आकर कहा, जो अपनी जगह दूसरे को दे दे उसे पागल नहीं बल्कि काइंड हार्टेड कहते हैं। खैर तुम नहीं समझोगी। शालिनी पूर्वा की बात सुन चौंक उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूर्वा ने उसके मन की बात सुन ली। दूसरी तरफ शालिनी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि पूर्वा को उससे क्या परेशानी है। क्लास खत्म होने के बाद भी शालिनी काफी देर तक पूर्वा को देख रही थी, लेकिन तब तक पूर्वा ऑटो बुलाकर अपने घर के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही पूर्वा का ऑटो घर के पास रुका, तभी अनिकेत उसे ऑटो से उतरते हुए देख रहा था और वो ऑटो से उतरकर सीधा अपने कमरे में चली गई। शाम होने को आई थी। पूर्वा आज के क्लास के बारे में सोच रही थी और उसे पता था कि वो हो ना हो आगे चलकर अभिनव से भी उसकी मुलाकात होने वाली है। उस पर वो अपने गुस्से को या फिर अपने अंदर उठने वाले इमोशन को कैसे रोकेगी, ये बात पूर्वा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। हालांकि शालिनी और अभिनव से दोबारा दोस्ती हो पाना मुश्किल था, क्योंकि जब भी वो शालिनी की तरफ देख रही थी या उसके बारे में सोच रही थी, तब तब उसके शरीर का हर एक अंग उस दर्द को महसूस कर रहा था जो शालिनी और अभिनव ने उसे दिया था। पूर्वा कभी भी उस दर्द को दोबारा महसूस नहीं करना चाहती थी। इस सब सोच में डूबी पूर्वा को अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तभी पूर्वा ने आवाज़ देते हुए कहा, दरवाजे पर कौन है? आप अंदर आ सकते हैं। धीरे से दरवाजा खुला और अनिकेत ने अपने कदम अंदर रखे। अनिकेत को देखकर पूर्वा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसके पापा ने कभी पूर्वा के कमरे में कदम नहीं रखा था और ना ही पूर्वा से कभी बात करने की ज़्यादा कोशिश की थी। जितनी भी बातें उन दोनों के बीच में होती थी, वो कभी किसी फंक्शन या फिर खाना खाते टाइम हो जाया करती थी। उसके अलावा पूर्वा को अपने पापा की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। अनिकेत ने अंदर आकर पूर्वा के बिस्तर के पास जाते हुए पूर्वा से पूछा, बेटा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ये सवाल पूर्वा के लिए अपने आप में चौंका देने वाला था। पूर्वा ने झटके से कहा, आपको यहाँ बैठने के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है पापा। तभी अनिकेत ने बिस्तर के कोने पर बैठते हुए पूर्वा के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम अनिकेत सिंह की बेटी हो, तुम्हें ऑटो से कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ करना, आज मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, लेकिन कल से ड्राइवर तुम्हें कॉलेज ले जाएगा और कॉलेज से वापस घर भी लेके आएगा और तुम्हारे लिए मैंने एक नई कार भी खरीदी है। धीरे धीरे तुम भी ड्राइव करना सीख लो ताकि तुम्हें कभी भी खुद से कार ड्राइव करके कॉलेज जाने का मन हो तो तुम जा पाओ, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए एक ड्राइवर हमेशा मौजूद रहेगा। तुम्हें अब कॉलेज जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तुम्हारे पापा इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। पूर्वा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना ध्यान क्यों रखा जा रहा है। ये सभी चीज़ें पूर्वा के लिए बहुत ही ऑकवर्ड है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था पूर्वा के साथ। ये चीज़ें एकदम से उसके साथ क्यों होने लगी? पूर्वा सोच में पड़ गई। और जहाँ तक पूर्वा को याद था, पिछली जिंदगी में जिस दिन वो पहली बार कॉलेज गई थी, उस दिन कविता उसके कमरे में आई थी। उसके पास कई सवालों के ढेर थे और उसने पूर्वा की बहुत क्लास लगाई थी। वो रात पूर्वा के लिए बहुत ही भयानक रात थी। उस दिन उसने नंदिनी से भी बात नहीं की थी। ये सब सोचते हुए पूर्वा ने अनिकेत से कहा, मुझे लगता है आप खामखा ही खर्चा कर रहे हैं। मुझे कार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से कॉलेज जा सकती हूँ। मुझे ऑटो से जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसकी आदत है। अनिकेत कहता है, तुम्हें कोई भी ऐसी आदत डालने की ज़रूरत नहीं है बेटा जो आदत तुम्हें गरीब बनाए। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पास किसी भी चीज़ की कमी हो। मैं तुम्हें अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा बेटा। इतना कहते ही अनिकेत ने अपने जेब से एक कार्ड निकाला और पूर्वा के हाथ में रखते हुए कहा, ये क्रेडिट कार्ड है, इसकी मंथली लिमिट 30,000 है। उम्मीद है तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हें और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं लिमिट बढ़ा दूंगा। पूर्वा ने जैसे ही उस कार्ड की तरफ देखा, उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। अनिकेत ने पूर्वा के आंखों में कई सारे सवाल देखने के बाद कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के तरफ मुड़कर नहीं देखा और अब अचानक से मैं तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रख रहा हूँ।
यही सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना। पर बेटा, मैं हमेशा से अपने परिवार का ध्यान रखने की कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था। पर अब हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या कविता को बता देना। हो सकता है कविता कभी अपनी बेटी समझकर तुम पर चिल्लाए या फिर तुम्हें डांटे, जैसे कि वो रूही को डांटती है। उन चीज़ों को माइंड मत करना। अपने पापा की बात सुनने के बाद पूर्वा ने हाँ में सर हिलाया और अनिकेत कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते हुए अनिकेत ने धीरे से दरवाजा बंद किया। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसकी नज़र कविता पर पड़ी। कविता भी अपने चेहरे पर सवालिया निशान लेकर अनिकेत की तरफ देख रही थी। तभी अनिकेत जाकर कविता के बगल में बैठ गया। कविता ने कहा, सब ठीक है ना, तुमने काट दिया उसे? अनिकेत ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, और धीरे धीरे वो हम पर भरोसा भी करने लगेगी। शायद ये घर उसके लिए नया है, इसलिए इतनी जल्दी भरोसा करना आसान नहीं होगा। कविता कहती हैं, मुझे इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं है। जवान लड़की है, इस उम्र में लड़कियां कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं, उन्हें जो शेप दे दिया जाए उस शेप में ढल जाती हैं। अनिकेत कहता है, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो, बस हमें उसका भरोसा जीतना है। इतना सुनते ही कविता कुछ देर के लिए चुप रही और कुछ सोचने लगी। फिर उसने अनिकेत का हाथ पकड़ा और कहा, वाजपेयी जी से आपकी बात हुई? आपको याद है ना हमें क्या करना है? अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है, इस एक हफ्ते में सारी तैयारी करनी होगी। लेकिन उन तैयारी से पहले वाजपेयी जी का हाँ कहना जरूरी है। अनिकेत कहता है, डरो मत, सब कुछ ठीक ही होगा। वैसे भी पैसा और पावर में बहुत अंतर होता है। जिसके पास पैसा है वो चीज़ें खरीद तो सकता है, लेकिन चीज़ों को बिकने से रोक नहीं सकता। पर पावर कुछ भी करवा सकता है। इस बार उनकी सरकार भी है और सत्ता को भी जवाब देने में समय तो लगेगा ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी उससे लग तो रहा था कि हाँ ही कहने वाले हैं। चलो अच्छा है। इतना कहकर कविता ने एक लंबी सांस भरी और सोफे पर अपना सर टिकाकर बैठ गई। दूसरी तरफ पूर्वा काफ़ी देर तक चुप बैठने के बाद अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। उसे अपनी माँ से बात करने का मन कर रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ वो आलीशान घर में रह रही हैं, वहाँ उसकी माँ न जाने किन हालातों का सामना कर रही होगी। हालांकि पूर्वा और उसकी माँ का घर छोटा नहीं था, लेकिन चौल के बीचों बीच था, इसलिए वहाँ धूप भी अच्छी तरह नहीं आ पाती थी। कभी कभी तो पानी की भी दिक्कतें होती रहती थी। पर नंदिनी ने कभी शिकायत नहीं की और कभी पूर्वा से काम भी नहीं करवाया। ये सब सोचते हुए पूर्वा ने फ़ोन उठाया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। नंदिनी ने खुशी से फ़ोन उठाते हुए पूर्वा से कहा, क्या हाल है मेरी बेटी के? पूर्वा जवाब देते हुए कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी है? माँ, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था, एडमिशन भी हो गया और क्लासेज भी ले ली, अच्छा लगा मुझे। पापा भी मुझसे मिलने आए थे, उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, उस कार्ड की लिमिट 30,000 है। अब हम खरीदारी करने जा सकते हैं, तुम चलोगी ना मेरे साथ? हमें अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी माँ। नंदिनी ने कुछ देर तक चुप्पी साधी। तभी पूर्वा ने फिर से अपने सवाल को दोहराते हुए कहा, क्या हुआ माँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हम एक ही शहर में रहते हैं, क्या हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते? क्या हम साथ में खरीदारी करने नहीं जा सकते? बोलो ना माँ। नंदिनी ने कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा और उनकी किसी भी चीज़ में मेरा कोई हक नहीं है और ना ही मैं हक जताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे भविष्य की बात नहीं होती तो शायद मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ती। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बात करती रहूंगी, लेकिन मिलना जुलना इतना आसान नहीं हो सकेगा। तुम्हें अब उस घर और उस घर के लोगों की आदत डालनी पड़ेगी। पूर्वा को याद था उसकी पिछली जिंदगी में भी उसकी माँ ने मिलने से साफ इनकार कर दिया था और उसके बाद काफ़ी दिन तक वो अपनी माँ से नाराज थी। उसने फ़ोन से भी बात नहीं की थी, लेकिन इस बार वो अपनी माँ से नाराज नहीं होना चाहती थी। वक्त की नजाकत और ज़रूरत को समझते हुए उसने समझदारी से काम लेने का फैसला किया और अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, अगर आप ऐसा सोचती है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। अपनी बेटी के मुंह से समझदारी भरे शब्द सुनकर नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मुझे अभी बहुत सारा काम निपटाना है। चलो अपना ध्यान रखना बेटा। इतना कहते ही नंदिनी ने फ़ोन रख दिया और पूर्वा काफ़ी देर तक फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही। दूसरी तरफ हॉल में कविता और अनिकेत अभी चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अचानक अनिकेत के फ़ोन में एक मैसेज आया और उसने मैसेज पढ़ते हुए कविता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वाजपेयी जी का बेटा आज ही अमेरिका से वापस आ रहा है, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। ये बात सुनकर कविता खुश हो गई। एक तरफ कविता और अनिकेत खुशी मना रहे थे, दूसरी तरफ एक महंगी कार एयरपोर्ट के प्राइवेट स्पेस में खड़ी थी। तभी कार से उतरकर एक सुंदर लड़की रनवे की तरफ देखने लगी और फिर उसने अपने घड़ी में समय देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही हो। उसके पीछे 2 ब्लैक कमांडो खड़े थे। वो एरिया बिल्कुल सुनसान था, वहाँ किसी और इंसान का आना जाना मना था। वो लड़की और 2 कमांडो के अलावा दूर गेट पे 2 गार्ड खड़े थे जो लोगों को वहाँ आने जाने से रोक सकें। वैसे भी एयरपोर्ट से निकलने वाले सभी यात्रियों को पता था कि वो प्राइवेट स्पेस है, इसलिए किसी ने वहाँ घुसने की कोशिश नहीं की। अचानक एक प्राइवेट प्लेन आकर रनवे के चक्कर लगाने लगा। तभी उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
ऐसा लग रहा था वो इसी प्लेन का इंतजार कर रही हो। जैसे ही प्लेन रुका वैसे ही दरवाजा खुलते हुए दो एयर होस्टेस बाहर आई। एयर होस्टेस के बाहर निकलते ही दो गार्ड बाहर निकले। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई। जब उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तब उन्होंने सिग्नल पास किया और एक 22 साल का जवान हैंडसम लड़का प्लेन से बाहर उतरता हुआ नजर आया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार हो। वाइट रंग की शर्ट और ब्लैक पेंट में उसकी पर्सनैलिटी और भी खिलकर नजर आ रही थी। शर्ट हल्की सी ट्रांसपेरेंट थी, इसलिए शरीर के कट्स देखना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये देखते हुए उस लड़की ने खुद से कहा, ये नहीं सुधरेगा, ऐसे कपड़े पहनकर आएगा तो दूर से भी कोई पहचान लेगा। जैसे ही वो लड़का कार के पास पहुंचा उसने कार के पास खड़ी लड़की को गले लगाया और कहा, आई होप मैंने तुम्हें बहुत इंतजार नहीं करवाया साशा। साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नई बात नहीं है रुद्र, ये तो हर रोज की बात है। जब भी तुम आते हो मुझे 1 घंटे पहले यहाँ गार्ड की तरह तैनात होना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी ये विजिट बहुत सस्पिशियस थी। क्या किसी को पता है तुम यहाँ आने वाले हो? रुद्र ने साशा की बात का जवाब देते हुए कहा, जहाँ तक मुझे पता है शायद नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। ये सब पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने मेरे लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया है। आई डोंट नो वॉट। ये बात सुनते हुए साशा मुस्कुराए और उसने रुद्र को कार में बैठने के लिए कहा। रुद्र कौन था? अनिकेत और कविता वाजपेयी जी से क्या चाहते थे? रिव्यू जरूर दीजिए गाइस। बढ़िया लगे तो ताकि इसके आगे के चैप्टर को जल्दी से अपलोड करता रहूं। धन्यवाद देखने के लिए फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं।